ठीक है जी। वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम। जो लोग बाद में आए हैं, बाद में ज्वाइन करने वालों को दोबारा से सलाम। और आप लोगों से मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि काइंडली चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा अपने अपने प्रोफेशन के बारे में, अपनी अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में, ताकि जो है मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आप लोगों का क्या प्रोफेशन है, आप लोग क्या पढ़े हुए हैं, करंटली क्या काम कर रहे हैं, और इस कोर्स में आपके आने का क्या मकसद है, ताकि फिर हम उसी हिसाब से अपनी चीज़ों को लेके चलें। तो जो लोग पहले से ज्वाइन कर चुके थे, उन भाइयों ने तो बिल्कुल मेंशन कर दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने वो देख भी लिया है। ज़्यादातर जो भाई हैं वो अकाउंटेंसी से मुझे लग रहा है, ठीक है, क्योंकि इमरान साहब जो हैं ये भी ऑडिटर हैं। उसके अलावा फिर कॉमर्स ग्रेजुएट हैं जी जफ़र साहब, इंटरनल ऑडिटर हैं जी। फिर देखें पहले एडवोकेट साहब आ गए हैं, फिर एडवोकेट साहब आ गए हैं जी, फिर अकाउंटेंट आ गए हैं, फिर प्रोफेशनल बैंकर आ गए हैं। भाई के पास अभी जॉब नहीं है, लेकिन भाई एमबीए हैं, चलें जी भाई से बिजनेस करवाएंगे। लॉयर हैं जी भाई, फिर अकाउंटेंट हैं, एमबीए एसीसीए। एंड देन जी इनामुल हक साहब हैं, डिप्टी डायरेक्टर इंटरनल ऑडिट, इनलैंड रेवेन्यू, एफबीआर। लें जी, एफबीआर वाले खुद ही आ गए हैं। ये मुझे लगता है हमें पकड़ने आए होंगे। है जी, बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों ने अपना अपना जो भी तारुफ था वो लिख दिया है। और बाकी लोग भी अगर अभी अवेलेबल हों, लिखना चाहें तो ज़रूर लिख लें, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। बाकी हम लोग मज़ीद टाइम नहीं बिल्कुल भी वेस्ट करेंगे, क्योंकि 8 बजे का टाइम था और अब 8 बज के 14 मिनट हो चुके हैं। मकसद सिर्फ यही होता है कि सब लोग ज्वाइन कर लें, क्योंकि हमारी थोड़ी सी आदत होती है, हम सब लोगों की, मैं भी उसमें शामिल हूँ, कि हम लोग थोड़ा सा लेट पहुँचते हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे भाई हैं जो एग्जैक्ट टाइम पर मौजूद थे। खैर, हम जी चलते हैं क्लास की तरफ। तो मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ क्लास की फाइल। ठीक है जी, शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस क्लास से पहले एक ओरिएंटेशन क्लास हो चुकी है, ठीक है। ओरिएंटेशन क्लास एक इंट्रोडक्टरी सी क्लास होती है, जिसके अंदर सिर्फ बताया जाता है कि कोर्स में क्या क्या चीज़ें होंगी, हम लोग कोर्स को किस तरीके से लेके चलेंगे। तो इंट्रोडक्टरी क्लास की जो वीडियो है, रिकॉर्डेड वीडियो, वो मौजूद है यूट्यूब पे। अगर आप में से कोई भाई वो वीडियो देखना चाहे तो वो देख सकता है। आज की जो हमारी क्लास है ये बाकायदा रेगुलर क्लास है, जिस तरह लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 होते हैं ना, तो ये हमारा लेक्चर 1 है, ठीक है। कल हमारी दूसरी क्लास होगी और देन फिर परसों हमारी तीसरी क्लास होगी। वीकली हमारी 3 क्लासेस होती हैं, ठीक है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 हुआ करेगी हमारी फ्राइडे, सैटरडे और संडे को इसी टाइम डेली इंशाल्लाह, शाम 8 बजे से लेके 10 बजे तक, ठीक है। जिसके अंदर करीब 1 से 1.5 घंटा हम लोग पढ़ा करेंगे, और करीब 30 मिनट्स के हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे। मतलब ओवरऑल जो हमारी क्लास है वो करीब 1.5 से 2 घंटे की हुआ करेगी। बाकी कभी ऐसा होगा कि पढ़ने वाली चीज़ें ज़्यादा होंगी, ठीक है, डिस्कशन वाली कम होंगी, तो ज़्यादा पढ़ लेंगे। कभी ऐसा होगा आप लोगों के क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, हम पढ़ कम लिया करेंगे, डिस्कशन ज़्यादा कर लिया करेंगे। ओवरऑल कोर्स हमारा जब तक चलता रहेगा जी, इंशाल्लाह कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों के सवालात रह जाए, ठीक है, मैं जवाब ना दे सकूं, टाइम खत्म हो जाए। नहीं, इंशाल्लाह मैं जवाब देता रहूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर टाइम खत्म भी हो जाए तो आपके पास आपके ग्रुप मौजूद है, आप अपने ग्रुप में जाएं, ग्रुप में जाके सवाल पूछ लें, मैं ग्रुप में वॉइस नोट के जरिए आंसर कर दूंगा। तो ये चीज़ इंशाल्लाह हमारी चलती रहेगी। लेक्चर्स जो होते हैं वैसे तो लिमिटेड लेक्चर्स ही हैं हर जगह पे, लेकिन हमारा ऐसा कुछ नहीं होता कि लिमिटेड नंबर ऑफ लेक्चर्स हो। जब तक आप लोगों को चीज़ें समझ नहीं आएंगी तब तक मैं पढ़ाता रहूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, बाकी इंस्टीट्यूट वगैरह के बारे में तो आपको आपके जो भी कोऑर्डिनेटर्स वगैरह होंगे उन्होंने बता ही दिया होगा। क्योंकि पहले ओरिएंटेशन क्लास हो चुकी है तो मैं चीज़ों को रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। सर्टिफाइड टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर हमारे कोर्स का नाम है, ठीक है। ये 4 महीनों का कोर्स है, ठीक है। और एक सेकंड में यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। जो ओरिएंटेशन क्लास है उसमें मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि देखिए जी, हमारे होते हैं 2 कोर्सेज, ठीक है। एक सेकंड में मुझे बस, ये देखिए जी, हमारे होते हैं 2 कोर्सेज, जिनमें से एक है हमारा पहला कोर्स, जिसका नाम है सर्टिफाइड इनकम टैक्स एडवाइजर, सीटा, ठीक है। ये जनाब एक 1 मंथ कोर्स है, ठीक है, 1 से 1.5 महीने तक भी चला जाता है। और इसके जो टोटल नंबर ऑफ क्लासेस होती है ना, वो करीबन 12 से 15 क्लासेस होती हैं। हर क्लास आपकी 1.5 घंटे की होगी, 30 मिनट्स के आपके सवाल जवाब हुआ करेंगे। 4 हफ्ते लगेंगे हमें मिनिमम, और मैक्सिमम हमें इसके अंदर
5 हफ्ते या 6 हफ्ते लग सकते हैं, मैक्सिमम 6 हफ्ते लगेंगे, यानी कि 1.5 महीना मैक्सिमम हमें लग सकता है, हमारी ये क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है जी। और अप्रोक्सीमेटली आपके 20 घंटों की क्लासेस बनेगी, यानी अगर आप कभी इन क्लासेस को रिवाइज करना चाहें, दोबारा से देखना चाहें, तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली 20 घंटों के लेक्चर्स बनेंगे, जो कि आपके पास 1 साल तक आपके एलएमएस पोर्टल में इंशाल्लाह मौजूद रहेंगे। ठीक है, एलएमएस पोर्टल में आपके लेक्चर्स भी होंगे, एलएमएस पोर्टल में आपका स्टडी मटेरियल भी होगा, ऑनलाइन क्विज वगैरह भी होंगे, जैसे मर्जी आप वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस करें। बाद में अगर कोई आपका क्लाइंट आ जाता है, आपको कोई चीज़ भूल जाती है, अपना लेक्चर ऑन करें, दोबारा से चीज़ को रिवाइज करें और अपने क्लाइंट का काम कर सकते हैं। ये है जी 1 महीने का कोर्स, और इसके जो मॉड्यूल्स हैं ना, वो है आइरस है, इसके अंदर फिर कंप्लीट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, रिटर्न फाइलिंग किस तरीके से करते हैं, हर तरह की रिटर्न फाइलिंग होगी इसके अंदर, प्रॉपर्टी, बिज़नेस, सैलरी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज़, एग्रीकल्चर इनकम, फॉरेन सोर्स इनकम, आपकी कंपनी की रिटर्न, आपकी एओपी की रिटर्न, आपकी एनजीओ की रिटर्न, आपकी ट्रस्ट की रिटर्न, हर तरह की रिटर्न आपको करवाई जाएगी इसी कोर्स के अंदर। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म हो जाएगी, उसकी रिटर्न हो जाती है। फिर उसके बाद किसी भी तरह का कोई किसी को नोटिस आए, किसी ने कोई रिप्लाई करना हो, उसकी लीगल ड्राफ्टिंग करनी हो, नोटिस को समझना हो कि नोटिस है क्या चीज़, अपील्स कैसे करते हैं, ठीक है, अपने क्लाइंट को कैसे डिफेंड करना है, कमिश्नर अपील के पास कैसे जाना है, अपीलेट ट्राइब्यूनल में जाके क्या करना है, स्टे कैसे लेके देते हैं, एक्सटेंशन की एप्लीकेशन कैसे फाइल करनी है, रिफंड कैसे लेके देते हैं, उसके बाद रिवीजन की एप्लीकेशन कैसे फाइल करते हैं, रिफंड की एप्लीकेशन कैसे फाइल करते हैं, स्टे कैसे लेके देते हैं क्लाइंट को, अपील अगर आपकी लेट हो जाए तो लेट अपील किस तरीके से करते हैं, कॉन्डोनेशन किस तरीके से फाइल करते हैं, रेक्टिफिकेशन कैसे करवाते हैं, ये तमाम चीज़ें आपको इस कोर्स में करवाई जाएंगी इनकम टैक्स से रिलेटेड। ठीक है, और लास्ट पे आपको करवाया जाएगा डिजिटल मार्केटिंग, ताकि ऑनलाइन आप अपने फेसबुक एड्स वगैरह लगा के अपने क्लाइंट्स हासिल कर सकें, और जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसे ही आप भी ऑनलाइन काम करके अपने क्लाइंट्स हासिल करें और अपनी सर्विसेज उन्हें सेल करें। अच्छा जी, अब ये मैं बता रहा था कि ये 1 महीने के कोर्स है, साथ में ये वाला जो कोर्स है ना, ये है हमारा 4 मंथ कोर्स है। इस कोर्स का नाम है जी सर्टिफाइड टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर। ठीक है, ये 4 महीने का कोर्स है जी, 4 से 5 महीने तक ये चला जाता है। इसके अंदर क्या होता है जी, इसको दो मेन हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक हिस्सा टैक्सेशन का है और एक हिस्सा हमारा कॉर्पोरेट का है। ठीक है, टैक्सेशन के अंदर इनकम टैक्स और सेल टैक्स आ जाएगा, और फिर आपके कॉर्पोरेट में काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे। इसके अंदर जनाब आइरस और बेसिक अकाउंटिंग और फिर इनकम टैक्स, ये दो चीज़ें जो है ना, मॉड्यूल 1 एंड 2, ये यही वाला पूरा कोर्स है। यानी ये जो पूरा कोर्स है, पूरे 4-5 मॉड्यूल्स, ये इसके मॉड्यूल 1 और 2 हैं। ठीक है, 4 महीने वाले कोर्स के। उसके बाद मॉड्यूल 3 सेल्स टैक्स आ जाएगा आपका सारे का सारा। जैसे यहाँ पे आपने मॉड्यूल 1 के ब्रेकअप है ना, ये जैसे आपके मॉड्यूल 1 और 2 के इनकम टैक्स के ब्रेकअप है, ऐसे ही आपका सेल्स टैक्स है। सारे का सारा सेल्स टैक्स भी आपको ऐसे ही करवाया जाएगा, प्रैक्टिकल्स होगा। ठीक है, फिर मॉड्यूल 4 में एसएससीपी के तमाम काम, सिक्योरिटीज एंड कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। इसके अंदर जनाब कंपनीज बनाना, कंपनीज खत्म करना, कंपनीज में चेंजेस करना, कंपनीज के एनुअल रिटर्न्स फाइल करना, फॉर्म्स फाइल करना, कंप्लायंसेस जितनी भी हैं, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस जो हैं कंपनीज की, डायरेक्टर्स के इलेक्शंस हो गए, एनुअल जनरल मीटिंग्स होगी, स्टैट्यूटरी मीटिंग्स होगी, एक्सऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स हो गई, आपके डायरेक्टर लगाना है, ऑडिटर लगाना है, कंपनी सेक्रेटरी लगाना है, लीगल एडवाइजर लगाना है, इस टाइप के जितने भी काम हैं, वो सारे के सारे आपको लाइव प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे। कंपनी के अंदर न्यू शेयर होल्डर्स को लेके आना है, पुराने शेयर होल्डर्स कंपनी से निकलना चाह रहे हैं, शेयर्स को बेचना, शेयर्स को खरीदना, शेयर्स को ट्रांसफर करना, कंपनी को सिंगल मेंबर कंपनी से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से सिंगल मेंबर कंपनी में कन्वर्ट करना, पब्लिक से प्राइवेट पे जाना, प्राइवेट से पब्लिक में आना, ये तमाम चीज़ें भी आपको करवाई जाएंगी। कंपनी वाइंड अप करना, कंपनी को बंद करना, कंपनी का नाम एससीसीपी के रजिस्टर से स्टक ऑफ करवाना, ऑडिट रिपोर्ट लेना, ठीक है, कंपनी के एनुअल अकाउंट्स बनाना, एनुअल अकाउंट्स को फाइल करना, एनुअल अकाउंट्स की ऑडिट रिपोर्ट लेना, ठीक है, फिर उन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए एफबीआर की रिटर्न फाइल करना, सब कुछ इसमें शामिल है। उसके बाद जनाब ट्रेडमार्क का काम हो, कॉपीराइट्स का काम हो, आईपीओ में वो आपको करवाया जाएगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का काम करवाया जाएगा, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड का काम करवाया जाएगा, पाकिस्तान सिंगल विंडो का काम करवाया जाएगा, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का काम करवाया जाएगा, एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन का काम करवाया जाएगा, और लास्ट में डिजिटल मार्केटिंग आ जाएगी। ये होगा जी आपका 4 महीने का कोर्स। ठीक है, कोर्स ड्यूरेशन 4 मंथ होगी। टोटल इसमें लेक्चर्स आपके 60 तो मिनिमम होते ही होते हैं, बिकॉज इतना लंबा कंटेंट है। इतना लंबा कंटेंट आपको इस वक्त कोई इदारा नहीं करवा रहा। ठीक है, क्योंकि इदारे फंसना नहीं चाहते, चीज़ें कम हो ना, वही रटी रटाई चीज़ें हों,
तो उसमें कोई भी इदारा ना तो इतना फंसता है, ना उनको इतनी उनके लिए ये हेडेक होती है। ठीक है, चीजें जितनी बढ़ाते जाएं इदारों के लिए मुश्किल बन जाती है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जान नहीं छोड़ते। ये मैं हकीकत बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी पढ़ाता हूँ ना। अब जब इतनी सारी चीजें हैं तो स्टूडेंट्स को कभी आज पीएसडब्ल्यू में इशू आ रहा है, आज इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इशू आ रहा है, सेल टैक्स में इनवॉइस अपलोड नहीं हो रही, बायर ने ये कर दिया वो कर दिया, इतनी सारी चीजों में किसी ना किसी चीज में तो इशू हर टाइम आता ही रहेगा। तो वो स्टूडेंट क्या करते हैं, उनके सवाल बहुत ज्यादा होते हैं, जो वाकई पढ़ने वाले होते हैं, जो कोर्स को साथ साथ पढ़ रहे होते हैं, उनके सवाल बहुत ज्यादा होते हैं। तो इदारे क्या करते हैं जी, वो इस चीज से डरते हैं, फिर जवाब नहीं दे पाते। जवाब क्यों नहीं दे पाते, उसकी यही रीजन होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये रीजन होती है कि वो लोग खुद बिजी होते हैं, अपने भी साथ में कंसल्टेंसी का काम कर रहे होते हैं, टीचर्स वगैरह, तो उन्होंने अपने क्लाइंट्स को भी देखना होता है, फिर अपनी क्लासेस को भी देखना होता है। तो वो क्या करते हैं, वो कोर्स को इस हद तक सिंपल कर देते हैं कि आपको अगर कोर्स करवाया जाए तो आप उस कोर्स को यूज करते हुए इनकम भी कमा सको। ये नहीं कि आपको कोई धोखा दिया जा रहा है कि आप इनकम कमा ना सको, आपको एम बस रटी, नहीं नहीं, आपको प्रॉपर चीजें सिखाई जाती हैं, लेकिन बहुत ही आसान चीजें सिखाई जाती हैं ताकि आपके माइंड में सवालात ना रहे। ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फिर उसको एडवांस कोर्स नहीं कहना चाहिए, फिर उसको ये कह दिया जाए कि जी बेसिक लेवल का कोर्स करवा रहे हैं। तो लेकिन हमारा ये कोर्स जो है ये जरा एडवांस लेवल का कोर्स है। इसके बाद सवालात तो जितने मर्जी आपके होंगे, लेकिन ये नहीं होगा कि जी इस चीज के बारे में पता नहीं है, ये चीज हमें आती नहीं है। आप वो चीज काम कर रहे होंगे, काम करते हुए आपको कोई फर्दर मजीद कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, तो उस तरह का आपका कोई सवाल होगा, जो चीज हम आपको इंशाल्लाह पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाऊंगा, उसके अंदर आपका सवाल बाकी नहीं रहेगा। ठीक है, तो अच्छा जी, ये है 4 महीने का कोर्स। ये फाइल्स वगैरह आप लोगों के साथ शेयर की होंगी आपकी कोऑर्डिनेटर्स ने। ठीक है, ग्रुप के अंदर भी शेयर कर दी गई है। इसको आपने डिटेल से पढ़ लेना है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कोर्स के अंदर मेनली चीजें हैं क्या क्या। ठीक है, ये सारी चीजें आपको करवाई जाएंगी। ठीक है, हर तरह की, इवन दैट की सेल टैक्स में आपको फेडरल का सेल टैक्स भी करवाया जाएगा, आपको प्रोविंसेस का सेल टैक्स भी करवाया जाएगा। इनकम टैक्स जो होता है ना जी, ये सिर्फ फेडरल का होता है, वफाकी हुकूमत का होता है। सेल टैक्स वफाकी हुकूमत का अलग होता है, सूबों का अलग होता है। तो आपको पीआरए, एसआरवी, केपीआरए, बीआरए हर सूबे का टैक्स करवाया जाएगा। अच्छा जी, अब मैं ये बताता चलूं, ये मैं स्टार्टिंग में मैंने ये चीज डिस्कस करना शुरू कर दी कि एक ये कोर्स है कि ये कोर्स है। बताने का मकसद ये है मेरे भाई कि कोर्स हमारा एक ही चलेगा, ये 4 महीने वाला, ये जो अभी इस टाइम आपके सामने है। जो लोग सिर्फ 1 महीने का कोर्स करते हैं, जो सिर्फ इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, वो इसके मॉड्यूल 1 और 2 करने के बाद उनका क्वालिफाई हो जाएगा, उनका कोर्स खत्म हो जाएगा, उन्हें उनका सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो लोग 4 महीने वाले होंगे, उनका उसी से ऑनवर्ड क्या होगा, सेल टैक्स शुरू हो जाएगा, कॉर्पोरेट शुरू हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग मेरे ख्याल से। सो मॉड्यूल 1 और 2 इज आल्सो अ पार्ट ऑफ योर इनकम टैक्स कोर्स। यही वो समझ लें कि आपका पूरे का पूरा इनकम टैक्स कोर्स जो है वो 4 मंथ कोर्स का पार्ट है। किस हद तक, अप टू द कोर्स मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। यानी मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 को जमा कर दें तो आपका 1 मंथ कोर्स बन जाता है। सो इसलिए ये दोनों कोर्सेज अलग अलग नहीं है। अगर आप में से कोई 1 मंथ कोर्स करना है तो उसने भी यही कोर्स करना है, अगर 2 मंथ सॉरी 4 मंथ कोर्स करना है तो उसने भी यही करना है। फर्क क्या होगा कि 1 मंथ वाले मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 के बाद छोड़ देंगे कोर्स को। हाँ, अगर वो फर्दर ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो वो कर भी सकते हैं, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है कि वो लाजमी छोड़ देंगे, लेकिन अगर वो छोड़ना चाहें तो वो छोड़ सकते हैं। अच्छा, इसकी डिटेल्स आप लोगों ने ये सारी देख लेनी है जी, जो जो चीजें इस कोर्स का हिस्सा है करवाई जाएंगी। ठीक है, अब स्टार्टिंग में एक चीज लिखी हुई थी जी के सर्टिफाइड टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर। ठीक है, तो सर्टिफाइड का क्या मतलब है जी, सर्टिफाइड का ये मतलब है कि आप लोगों को प्रॉपर सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। प्रॉपर सर्टिफिकेट से मुराद ये है कि सर्टिफिकेट हमारा जो है वो जस्ट एक पीस ऑफ पेपर नहीं होगा कि ऑनलाइन जो है वो एक सॉफ्टवेयर पे एक सर्टिफिकेट बनाया गया है। ठीक है, यानी फोटोशॉप किया एक सर्टिफिकेट को, आपका नाम दर्ज कर दिया, एक जगह पे कोई इंस्टीट्यूट का लोगो आ गया, नीचे किसी के साइन आ गए, उसके बाद प्रिंटर से प्रिंट निकाला आपको दे दिया, या ऑनलाइन आपको फाइल सेंड कर दी कि ये लें जी सर्टिफिकेट है। हजारों लाखों इदारे हैं, इवन दैट के पूरी दुनिया में इदारे यही काम कर रहे हैं। बस एक कोई भी इवेंट करवाया जाता है, कोई भी जो है वो एक एक्सरसाइज करवाई जाती है, कोई एक्टिविटी करवाई जाती है, और एट द एंड एक इस टाइप की सनद दी जाती है जिस सनद की एक्सक्लूसिवली कोई हैसियत नहीं है। यानी अगर उस तरह मेरे सामने कोई भी बंदा किसी भी इदारे की सनद लेके आए ना कि मैंने फलां जगह से डिप्लोमा, मैंने फलां जगह से ये चीज पढ़ी है, तो मैं एट द सेम टाइम वैसी ही सनद मैं भी बना लूंगा, कि बन जाती है। तो मैं इस चीज के ऊपर लाभ तोड़ देता होता हूँ कि अगर आपने
आपने 4-5 मिनट इसको दिए हैं, तो फिर आपको एक्सक्लूसिवली कोई इस टाइप का यूनिक टाइटल मिलना चाहिए, कोई इस टाइप का यूनिक डॉक्यूमेंट हो आपके पास। जब आप आपके मुकाबले में कोई जो एक फेक डॉक्यूमेंट वैसा बनाना चाहे, तो एटलीस्ट उसको बनाने में भी मेहनत लगे, या वो बना ही ना सके। पहली बात तो ये कि वो बना ही ना सके, इसी चीज को सर्टिफिकेट कहते हैं ना। दूसरे लोगों जैसा मिलता जुलता सिर्फ एक सर्टिफिकेट का प्रिंट निकाल देना, ये वो सर्टिफिकेट नहीं होता। सर्टिफिकेट के सर्टिफिकेट के ऊपर आपका प्रॉपर एक क्यूआर कोड होगा। कोई भी कभी भी आपके उस सर्टिफिकेट को स्कैन करता है ना, तो स्कैन करने के बाद वो हमारी वेबसाइट पे चला जाएगा, और वेबसाइट से वो सर्टिफिकेट ऑनलाइन वेरीफाइएबल होगा। वहां उस वेबसाइट पर मैं, मेरे जैसे और टीचर्स मौजूद होंगे, जो कि आप लोगों के उस सर्टिफिकेट को, जिसे कहते हैं कि समझ लें, उसकी गारंटी देंगे। जो बंदा क्यूआर कोड देख के हमारी वेबसाइट पे आया है, वो क्या देखने आया? सिर्फ ये तो नहीं देखने आया कि अच्छा जी यही डाटा सेम टू सेम वेबसाइट में भी पड़ा है। वो भी बनाया जा सकता है, वेबसाइट पे भी लोग डाटा डाल देते हैं। असल चीज ये है कि भाई जिस टीचर ने पढ़ाया है, क्या वो अपने स्टूडेंट की जिम्मेदारी ले रहा है कि मैंने इसको ये चीजें सिखाई हैं और आप इस काम करा लो, जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। मैं कौन हूँ जी? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ठीक है, या ये एक सीए फर्म है, तो सीए फर्म इस बच्चे की जिम्मेदारी ले रही है, आप इससे काम करवा सकते हैं। ये होता है असल सर्टिफिकेट, सर्टिफाई करना। ठीक है, तो सर्टिफाई कौन करता है? जिसने आपको सिखाया हो, जिसने आपको पढ़ाया, जिसने आपकी जिम्मेदारी ली हो, तभी वो आपको सर्टिफाई करेगा, या एटलीस्ट जिसने आपको टेस्ट किया हो। यहाँ इस इदारे में क्या होगा, हम आपको पढ़ाएंगे भी, आपकी जिम्मेदारी भी लेंगे, और एट द एंड ऑफ दिस कोर्स हम आपको टेस्ट भी करेंगे। टेस्ट में पास जब आप हो जाएंगे, फिर हम आपकी जिम्मेदारी भी लेंगे। तो ये सारा प्रोसेस है। ये इस तरीके से जी आपका सर्टिफिकेट होगा। अच्छा, कुछ लोग जो जिन्होंने न्यू ज्वाइन किया जी, उन्हें जरा पता नहीं होगा कि ये क्या चीजें चल रही हैं, टैक्सेशन क्या होती है, कॉर्पोरेट क्या चीज है, ये सारी जो है वो सर क्या बातें कर रहे हैं। तो वैसे तो इसके बारे में डिटेल में है लेक्चर 1 जो था हमारा ओरिएंटेशन क्लास का। तो मैं नहीं समझता मैं दोबारा दोबारा इन चीजों को दोहराऊं, क्योंकि डेफिनेटली बाकी लोगों का तो टाइम वेस्ट हो रहा होगा ना इस चीज से, अगर मैं चीजों को रिपीट करूंगा। तो मैं चीजों को रिपीट नहीं करना चाह रहा। मेरी कोशिश है कि मैं हम लोग फौरन से जो है वो लाइव क्लास पर अब पहुंचे, जो हमारा आज का टॉपिक है। अच्छा, इस दौरान आप लोगों का किसी का भी भाई का कोई भी सवाल हो जी, तो ये चैट बॉक्स आपके सामने मौजूद है। ठीक है, आप अपने चैट बॉक्स में अपने सवालात लिखते जाएं, मैं साथ साथ सवालात देखता जाऊंगा, जवाब देता जाऊंगा। माइक्स आप लोगों के इस टाइम म्यूट है, और वो म्यूट ही रहेंगे क्लास के एंड तक। क्लास जब हमारी खत्म हो जाएगी, दैट मीन्स के लेक्चर खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद आखिरी जो आपके 30 मिनट्स होंगे वो सवाल जवाब के होंगे, ताकि अगर आप औरल कोई सवाल करना चाहें तो वो भी आप उस टाइम कर सकें। बाकी अगर दरमियान में कहीं पर आपके माइंड में कोई भी सवाल आता है, तो सिंपली उसको यहाँ पे लिखना शुरू कर दें। ठीक है, इस तरह मैं लिख रहा हूँ जी क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के नीचे आप अपने सवाल लिखते जाइएगा, ठीक है, ताकि आपको सवाल भूले ना। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं। मैं ना, मुझे लगता है कि मैं बता ही दूं आपको उसके बारे में, वो टैक्स वगैरह के बारे में, एक कि ये चीज़ें हैं क्या, क्योंकि फिर मुझे पता है बच्चों के माइंड में सवाल रह जाते हैं। अच्छा, यहीं से शुरू कर लेते हैं। एक पुराने बैच में लिखा हुआ है, तो दोबारा से क्या शुरू करना। अच्छा जी, सवाल ये है कि वाई अ बिजनेस नीड्स अ कंसल्टेंट। ठीक है, किसी भी कारोबार को कंसल्टेंट की यूज होती थी। इससे ऊपर आप ये जो मेन सवाल है वो ये समझ लें कि आपको ये कोर्स क्यों करवाया जा रहा है, और आपको इस कोर्स की जरूरत ही क्या है। बेसिकली आप जब ये कोर्स कर लेंगे ना जी, तो आप एक कंसल्टेंट बन जाएंगे, एक एडवाइजर बन जाएंगे। किसके एडवाइजर बन जाएंगे? बिजनेस के एडवाइजर बन जाएंगे। बिजनेस के फिर जिस भी तरह के मामला होंगे वो आप डील कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि बिजनेस को कंसल्टेंट की जरूरत ही क्यों पड़े? अगर एक बिजनेस को कंसल्टेंट की जरूरत ही ना पड़े, तो फिर आपका कंसल्टेंट बनना या आपका कंसल्टेंसी सीखना वो तो फजूल रह गया ना। फिर उसका तो कोई कोई फायदा नहीं है। फायदा तब होगा ना अगर किसी को आपकी जरूरत है। यानी अगर कोई बंदा डॉक्टर बनता है, तो डॉक्टर वो तभी बनेगा अगर उसके पास मरीज आए, या मरीजों को उस डॉक्टर की जरूरत होगी। अगर मरीज अपना इलाज खुद कर लेते हैं, तो फिर उस डॉक्टर के डॉक्टर बनने की कोई जरूरत नहीं रह जाती, फायदा नहीं है उसके डॉक्टर का डॉक्टर बनने का। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि जी अगर आपने डॉक्टर बनना है, बिजनेस का डॉक्टर बनना है, तो फिर उसके लिए क्या वाकया ही बिजनेस को डॉक्टर की जरूरत होती भी है या नहीं होती। इसमें जी
चंद इदारों के नाम लिखे हुए, जैसे कि एफबीआर है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एसईसीपी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पीएसडब्ल्यू है, पाकिस्तान सिंगल विंडो। एफबीआर का क्या काम है जी? इनकम पर टैक्स देने के लिए, ठीक है। यानी जो लोग इनकम कमाते हैं ना, उसके ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत ने एक इदारा बनाया हुआ है के जरिए पाकिस्तानी हुकूमत लोगों से टैक्स कलेक्ट करती है। टैक्स क्या होता है, टैक्स के बारे में भी आपको यहीं पे बता देता हूँ कि मुल्क को, हुकूमत को अपने मुल्क की मामलात को चलाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत होती है, फंड्स की जरूरत होती है। तो वो फंड्स जो होते हैं ना, वो कोई भी हुकूमत, कोई भी जो मुल्क की मैनेजमेंट होती है ना, वो फंड्स उन्होंने जनरेट करने होते हैं डिफरेंट सोर्सेज से। कुछ ममालिक क्या करते हैं, उनके पास मादनियात ज़मीनी ऐसी होती हैं, जैसे कि सोना हो गया, तेल हो गया, कोयला हो गया, तो अपने डिफरेंट मिनरल्स वगैरह को एक्सट्रैक्ट करके वो बेच कर इतना पैसा कमा लेते हैं कि उन्हें लोगों से पैसे लेने ही नहीं पड़ते, यानी अपनी आवाम से पैसा नहीं लेना पड़ता। कुछ ममालिक टूरिज्म से इतना पैसा कमा लेते हैं, उन्हें भी नहीं लेना पड़ता। लेकिन जो कुछ डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं ना, जिनके पास दूसरे जो सोर्सेज ऑफ इनकम है वो ज़रा वीक होते हैं, तो उन लोगों को आना पड़ता है फिर एक तीसरे सोर्स ऑफ इनकम पे, जो कि उनके ममालिक के लिए शायद उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम होगा। वो क्या होता है जी, कि जो अपने ही मुल्क में लोग रह रहे होते हैं, अपनी ही अवाम को ये कहा जाता है कि आप लोग जो जो जितने जितने पैसे कमा रहा है ना, उसमें से अपनी अपनी इनकम के लिहाज से, टैक्स रेट्स के हिसाब से, यूं कह लें अपनी अपनी इस्तात के हिसाब से कुछ ना कुछ पैसा हुकूमत को दिया जाए, ताकि हुकूमत अपने मामला चलाती रहे। जिसमें आपने देखा है, हुकूमत सड़कें बनाती है, अस्पताल बनाती है, स्कूल कॉलेज बनाती है, हुकूमत जो है वो डिफेंस का महकमा चलाती है, हुकूमत आपका नेवी का महकमा चलाती है, हुकूमत आपके जितने भी जो है वो अमूर खारजा होते हैं, अमूर दाखिला होते हैं, उनको देखती है, हुकूमत अदालतें चलाती हैं। तो ये सारा पैसा कहाँ से आ रहा होता है? ये पैसा आवाम से ही लिया जा रहा होता है। और आवाम से ये जो पैसा लिया जाता है ना, इस पैसे को कहते हैं टैक्स। टैक्स कलेक्शन के लिए हुकूमत ने इदारा क्या बना दिया? एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इसी तरीके से एक इदारा जी एसईसीपी। अगर पाकिस्तान में किसी ने भी कंपनी बना के कारोबार करना है, तो कंपनी जो इदारा अप्रूव करता है उसका नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एसईसीपी। इसी तरीके से अगर किसी बंदे ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है, तो उसको किस इदारे के पास जाना पड़ता है जी? पाकिस्तान सिंगल विंडो, पीएसडब्ल्यू के पास। इसी तरीके से अगर किसी बंदे ने अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट करना है, यानी कि अगर उसके ब्रांड की कोई कॉपी ना बनाए, उसके ब्रांड को कोई चोरी ना करे, तो उसने अपने ब्रांड को कहाँ पे रजिस्टर करवाना है? आईपीओ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में। जिस तरह हम लोग देखते हैं सब चीजों के ऊपर वो छोटा सा आर लिखा होता है ना, तो वो रजिस्टर्ड आइटम्स होती हैं आईपीओ में, फिर उसको कोई कॉपी नहीं करता। इसी तरीके से अगर किसी ने कंस्ट्रक्शन कंपनी बना के कारोबार करना है, तो उसने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के पास जाना है। अगर किसी ने टैक्स में कोई एग्जम्पशन लेनी है, यानी टैक्स से माफी लेनी है, अगर वो कोई सॉफ्टवेयर हाउस है, कोई सोलर कंपनी बनाने, कोई सोलर पैनल्स बनाने वाली कंपनी है, कोई बिजली प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है, कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, अब अगर उन्होंने इसी तरह से कोई एग्जाम्पशन लेनी है, और अगर वो कोई आईटी की कंपनी है, ठीक है, एग्जाम्पशंस के और भी डिफरेंट टाइप्स हैं। अभी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, कोई आईटी की कंपनी एग्जाम्पशन लेना चाह रही है, टैक्स से बचना चाह रही है, फ्रीलांसर या सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह, तो वो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड पीसैब में जाकर रजिस्टर होंगे। लेकिन ये जो चंद इदारे हैं, जिनमें से पहले 3 के साथ मैंने लिखा है कि ज़रूरी है इनके पास रजिस्टर होना, और फिर अगले 3 के साथ लिखा है कि ये बिज़नेसमैन की अपनी चॉइस होती है। इन 6 के 6 इदारे और इस जैसे बहुत सारे बीसीओ इदारे, जो कि मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है, लेकिन हमारे कोर्स में सबके बारे में पढ़ाया जाएगा। अगर उनके पास रजिस्टर होना है, एक बिज़नेसमैन को, और अपने कारोबार को स्मूथली चलाना है, तो उसे हमेशा एक कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। जो कंसल्टेंट या एडवाइजर उसे ये गाइड करता है कि आपने कैसे इन इदारों के साथ चलना है, कैसे खुद को यहाँ पे रजिस्टर करवाना है, कैसे इनकी सालाना और एनुअल कंप्लायंसेस करनी है, और कैसे इनके साथ साथ आपने जुड़े रहना है। अगर आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है, तो इनसे आपको लाइसेंस कैसे मिलेगा? अगर आपने कंपनी बनानी है, तो कंपनी का आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? अगर आपको टैक्स का नोटिस आता है, तो आपने उस टैक्स के नोटिस से कैसे बचना है? टैक्स ज्यादा पड़ जाता है तो कम टैक्स कैसे देना है? ये सारी चीजें कंसल्टेंट ही बताता है। कंसल्टेंट को कौन बताएगा? कंसल्टेंट को बताएंगे हम, ठीक है। जो हम लोग यहाँ पे बैठ के आपको सिखा रहे हैं, आपके टीचर्स आपको कंसल्टेंट बनाएंगे, आपको ये सारी चीजें सिखाएंगे, ताकि उसके बाद आप लोग मार्केट में जाके ये काम कर सको, अपनी ये सर्विसेज दे सको। इसके लिए क्या करते हैं जी हम लोग? इसके लिए एक चीज जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं वो ये है कि ये 4 महीने का कोर्स टोटली प्रैक्टिकल है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास एक बिजनेसमैन आए, उसको किसी चीज में इशू आ रहा है, वो आपसे चीज समझ नहीं आए, आप उसको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस खोल के बैठ जाओ और उसे किताबी बातें समझाना शुरू कर दो, कंपनीज एक्ट की किताबी बातें नहीं।
बिजनेसमैन आया है आपसे मार्केट में प्रैक्टिकल काम करवाने, अभी अभी उसके सर पे कोई मुश्किल पड़ी हुई है तो वो उसका हल लेने के लिए आया है। ठीक है, वो आपकी किताबी बातें सुनने के लिए नहीं आया। किताबी बातें से मुराद है वो किताबी बातें जो हमें आम इदारों में सिखाई जाती हैं, या हमारी यूनिवर्सिटीज में या हमारे स्कूल कॉलेजेस में सिखाई जाती है। उनसे हट के जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, स्किल बेस्ड नॉलेज है, आपको वो दिया जाएगा यहाँ पे, ताकि आप अपने हर तरह के क्लाइंट को फैसिलिटेट कर सकें। फिर वो क्लाइंट आपका इनकम टैक्स का भी हो सकता है, सेल टैक्स का भी हो सकता है, कॉर्पोरेट का भी हो सकता है। बेसिकली ये कोर्स आपको एक सिंगल विंडो बना देगा अपने क्लाइंट्स के लिए, यानी आपकी क्लाइंट का किसी भी किस्म का कोई मसला होगा, वो आपके पास आएगा तो यहाँ पर आके उसके तमाम किस्म के मसाइल इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। ठीक है, उसके फर्दर उसको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा इसी एक कोर्स के बाद। बाकी कोर्स आपके पास 1 साल तक रिकॉर्डेड भी रहेगा। मैं इंशाल्लाह आपके साथ हमेशा लाइफ टाइम रहूंगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स ऐसे ही चलते रहेंगे। जब आपको कोई इशू आए आप लोग मेरे पास आ भी सकते हो, मेरा ऑफिस भी विजिट कर सकते हो। ठीक है, ऑफिस का एड्रेस जो है एंड पे दिया गया है। ठीक है, बेसिकली फर्म है हमारी, सीए फर्म है। ठीक है, तो आप लोग फॉर्म भी विजिट कर सकते हैं। ऑफिस नंबर G9, एम्पायर सेंटर, मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग टू लाहौर। तो आप में से जो लोग लाहौर के हैं वो बहुत इजीली इस एड्रेस को समझ भी चुके होंगे। बिल्कुल मेन बुलेवार्ड, ठीक है, तकरीबन मेन मार्केट के ऑपोजिट बनता ही। तो आप में से कोई भी भाई विजिट करना चाहे तो मेन रोड के ऊपर ही हमारा ऑफिस है, आप लोग विजिट कर सकते हैं। कोई चीज़ आके समझना चाहें तो आप लोग बाद में आके भी समझ सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर लाइव ही सारा कुछ समझा दिया जाएगा। फिर भी अगर किसी को चीज़ नहीं समझ आती तो आप लोग इन पर्सन आकर भी समझ सकते हैं। कोर्स के अंदर जो डिटेल वाली चीजें हैं ये मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, फायदा नहीं है। कुछ लोगों को चीजों का पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। तो उसके बाद है जी कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ चीजें सारी की सारी प्रैक्टिकल होंगी। डिजिटल मार्केटिंग में आपको फेसबुक एड्स वगैरह लगाना प्रैक्टिकल सिखाए जाएंगे, और साथ ही आप खुद भी लगा रहे होंगे। अच्छा जी, मैं अपने बारे में बता दूं तो मेरा नाम जी नुमान अहमद है। पर्सनली मैं सीए फाइनलिस्ट हूँ, एमबीए फाइनेंस है मेरा, डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉज है, और मेरा एक्सपीरियंस है तकरीबन 4 साल से जायद का। करीब अब तो 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है मेरा टैक्सेशन में, ऑडिट में और कॉर्पोरेट अफेयर्स में। जिसमें ऑडिट में मेरा जरा कम टाइम गुजरा है, ज्यादा टाइम मेरा टैक्सेशन और कॉर्पोरेट अफेयर्स में ही गुजरा है। डिफरेंट फर्म्स में मैं काम कर चुका हूँ जी अब तक, जिसमें ज्यादातर फर्म जो है वो मल्टीनेशनल फर्म्स ही थी। जिसमें ज्यादातर टाइम मेरा गुजरा है डोंगजिन इंडस्ट्रीज में, चाइनीज फर्म है, और करंटली हमारी अपनी टैक्स फर्म है लाहौर में। और इसके अलावा जी बिजनेस एडवाइजरी में मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। वो आपका भी हो जाएगा जब आप लोग कंसल्टेंसी देंगे, तो फिर आपके पास तरह तरह के बिजनेसेस आएंगे, उनको समझना, उनकी फिजिबिलिटी बनाना, उनको लोन वगैरह लेके देना, ये सारे काम भी हम लोग करते रहते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। ठीक है, आज हम ऐसा करते हैं, अच्छा ये मैं आपको पोर्टल्स दिखा दूं जी। आप लोगों को जो काम करवाया जाएगा वो सारा का सारा लाइव पोर्टल्स पे होगा। जैसे ये आईरस है, ठीक है, आईरस का लाइव पोर्टल है। इसके ऊपर आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल होगी, आपकी सेल टैक्स की रिटर्न फाइल होगी। यहाँ पे आपका पीआरए आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपकी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी यानी कि सूबा पंजाब की रिटर्न फाइल होगी। इसी तरीके से ऐसे ये लॉगिन हो जाता है। ठीक है, तो ये कंपनी की रिटर्न है। ये देखिए कंपनी को नोटिस भी आए हुए हैं, ये इस तरीके से नोटिस आते हैं। ये देखिए 2 नोटिस आए हुए हैं। अब ये क्या है, ये पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, पीआरए। इसी तरीके से आपके कंपनीज का पोर्टल होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको तरह तरह की कंपनीज बनाना सिखाई जाएंगी। अभी आप लोगों से जो पहला बैच है, कॉर्पोरेट की क्लास हो रही थी, तो हम लोग ये कंपनी बना रहे थे, इनकॉर्पोरेट कर रहे थे। तो यहाँ पर भी ये सारा काम जो होता है ये लाइव क्लाइंट्स का होता है। ठीक है, मतलब कि आपको किसी भी डमी पोर्टल के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करवाने का कहा जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि जी फला जगह पे हमारा डमी पोर्टल चल रहा है, वहां पे जाके आप प्रैक्टिस कर लो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमारी सारी की सारी प्रैक्टिस होती है लाइव क्लाइंट्स के ऊपर। हर स्टूडेंट को हम लोग एक एक क्लाइंट भी देंगे। ठीक है, आपने एफबीआर का काम करना है फॉर एग्जाम्पल, तो ये देखें जैसे यहाँ पे आपको क्लाइंट्स नजर आ रहे हैं ना, ऐसे आप लोगों को लाइव जो हमारी अपनी फर्म के क्लाइंट्स हैं, इसके अंदर कंपनीज के क्लाइंट्स भी होते हैं यानी कि कॉर्पोरेट क्लाइंट्स भी हैं, इसके अंदर आपके इंडिविजुअल क्लाइंट्स भी हैं। आईआरएस में आज थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो ये शाम से जो है वो थोड़ा मुश्किल से चल रहा है।
चलें, ये थोड़ा ठीक होता है तो फिर वापस इस पे आते हैं। एफबीआर ऑफिस दूर हो तो भाई फिर आपको जो है वो कोई ना कोई कंसल्टेंट हायर करना पड़ेगा, जो वहां पे मौजूद हो और आप उसको ऑथराइज कर सकें, ठीक है, सादा जुबान में आप उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकें कि वो आपके बिहाफ पे जाके आपका काम कर सके। आपको यही करना पड़ेगा। अभी तक इन्होंने ऑनलाइन इसके अंदर कोई हल नहीं दिया, ठीक है। अगर उसको अपना ईमेल पासवर्ड हर चीज भूल चुकी हुई है, उसके पास मौजूद नहीं है, तो फिर मैनुअली आपकी जो पासवर्ड रिकवरी है, ईमेल फोन नंबर अपडेट करवाने के लिए आपको ऑफिस ही जाना पड़ेगा। खुद चले जाइए आप अपने किसी जो है वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को भेज दें। अच्छा जी, चलते हैं। खैर, आज हम ऐसा करते हैं, एक रिटर्न फाइल करके देखते हैं आज की क्लास में, ठीक है। तो लाइव रिटर्न हम फाइल करेंगे, ये मैं आपको दिखा रहा था। इस तरीके से जी आपके साथ लाइव क्लाइंट्स की यूजर आईडीज वगैरह शेयर की जाएंगी, ठीक है। इसके अंदर कंपनीज के भी सारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स भी मौजूद हैं, आपके पास इंडिविजुअल क्लाइंट्स भी होंगे। हर स्टूडेंट के पास एक एक दो दो अपने क्लाइंट होंगे, जिनको ऊपर आप सारे के सारे तजर्बे करोगे अपने, और इनके लाइव सिनेरियोज होंगे। इसके अंदर ऐसी ऐसी कंपनीज भी होंगी जिनके अच्छे खासे क्या उसे कहते हैं, नोट्स वगैरह आए होंगे। अब देखें, कोई डमी पोर्टल होगा तो डमी पोर्टल में नोट्स वगैरह क्या आएंगे, मैक्सिमम खुद से बनाकर ही अगर आप उसके अंदर नोटिस रखते हैं तो उससे आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। सेकेंडली, आप खुद से नोटिस बनाएंगे भी कैसे? असल चीज तो वही है कि जो रियल लाइफ में इश्यूज आते हैं फिर नोटिस आता है। तो यहाँ पे आप उसको, ये लाइव नोट, ये सारे नोटिस हैं। मैं आपको ये बताता चलूं, जो हम में से थोड़ा बहुत टैक्स का काम जानते हैं, कि रिटर्न फाइलिंग या एनटीएन बना लेना, फाइलर कर देना, ये सारी बिल्कुल मामूली सी क्लरिकल बातें हैं। ये बातें आप मेरे से ना भी सीखे ना, तो इधर उधर से आपको यूट्यूब वीडियोस वगैरह देख के सारा कुछ सीख जाएंगे, कोई इसमें इतना मसला नहीं है। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि जी क्या हम चीज ये बाइट से सीख सकते हैं? नहीं, तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल आप सीख सकते हैं, लेकिन सिर्फ रिटर्न फाइलिंग की हद तक। असल जो काम है ना मार्केट में, वो ये नहीं है रिटर्न फाइलिंग। ये रिटर्न फाइलिंग तो उन लोगों का काम है जो इस चीज को बेहतर तरीके से नहीं जानते। वो छोटी मोटी रिटर्न फाइल कर दी, गलत हो गई, सही हो गई, पोर्टल ने एक्सेप्ट कर लेनी है, लिख के आ जाएगा जी रिटर्न सबमिट हो गई है, बस क्लाइंट से पैसे पकड़ेंगे तो वो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन असल चीज क्या है? असल चीज होता है नोटिस। किसी को नोटिस आया है, किसी ने अपील करनी है, किसी ने रिप्लाई करना है, ये सारी चीजें यहाँ पर हमारा टाइम लगता है सारा। मेरा जो क्लास होगी इसके अंदर हमें रिटर्न फाइलिंग पे इतना टाइम नहीं लगेगा, हमें टाइम लगेगा इन नोटिस को सीखने में। कि अब ये देखें, नोटिस टू पे ओवर ड्यू टैक्स पेएबल, एफबीआर ने नोटिस भेज दिया टैक्स जमा करवाओ, ठीक है। मैं आपको ये दिखाता भी हूँ। अब ये देखिए जी, एफबीआर ने क्या लिखा है, established at sum of rupees 11,84,258 due from you on account of tax under section 161 एंड सेक्शन 205। ये दो सेक्शन है, 161 और 205 के तहत इन्हें नोटिस आया है और तकरीबन 11,84,000 का टैक्स मांगा गया। अब ये टैक्स एफबीआर मांग तो रहा है, हो सकता है कंपनी ये टैक्स ना जमा करवाना चाहिए, हो सकता है उनको ये टैक्स बनता ही ना हो, ठीक है। और ना जमा करवाने में उन्होंने क्या लिख दिया जी, कि फेलियर टू कंप्लाई विद एनी ऑफ द टर्म्स ऑफ दिस नोटिस विल रेंडर यू लायबल टू प्रोसीडिंग्स और रिकवरी ऑफ द सेड अमाउंट बाय वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मोड्स। आप खुद से नहीं जमा कराएंगे तो फिर हम ये वाला तरीके इस्तेमाल करेंगे, अटैचमेंट एंड सेल ऑफ योर मूवेबल और रिमूवेबल, आपकी जमीन जायदाद जब्त कर ली जाएगी। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर फॉर द मैनेजमेंट ऑफ योर मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर आपकी ये जमीन जायदाद किसी और बंदे के स्पुर्द कर दी जाएगी, और इससे जो भी गेन्स या जो भी मुनाफा वगैरह प्रोड्यूस हो रहा होगा, मिसाल के तौर पे आपने किसी को किराए वगैरह पे दी हुई है, तो वो सारा कुछ कुछ एफबीआर के पास जाना शुरू हो जाएगा। योर अरेस्ट एंड डिटेंशन इन पर्सन फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, ये आपको कम से कम 6 महीनों के लिए जो है अरेस्ट भी कर दिया जाएगा, थाने में डाल दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें किसे पता है? ये कंसल्टेंट नहीं करके देंगे। अब कंसल्टेंट को जब रियल लाइफ सिनेरियोज मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, तभी उसको पता चलेगा कि असल चीजें आएंगी क्या जाके मार्केट में, जिससे उसने डील करना है। तो इसलिए हमारे इस कोर्स के अंदर आप लोगों को ये लाइव क्लाइंट्स का सारा डाटा दिया जाएगा, ठीक है। ये आप में से ही किसी के पास ये अपराइट इंजीनियर्स का भी लॉगिन होगा, आप में से ही किसी के पास जो है वो क्या से कहते हैं, स्मेरा टेक्सटाइल्स का लॉगिन होगा, आप में से ही किसी के पास जो है सेरेन एयरलाइंस का लॉगिन होगा, ठीक है। मेरे साथ जो सीनियर्स मौजूद होंगे
बहुत सारे आगे जाके लिटिगेशन के कुछ ऐसे लेक्चर्स आएंगे जो कि एक एडवोकेट मुझसे बेहतर करवा सकता है। तो मेरे साथ सीनियर होंगे शहरियार साहब, ठीक है। तो शहरियार साहब का ताल्लुक बेसिकली रिफाकत बाबर एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट आरबीसीओ से है, आरबीसीओ इस्लामाबाद से। तो अभी शहरियार साहब के पास जो क्लाइंट्स हैं वो कोई मामूली क्लाइंट्स नहीं है। नादरा जो है वो शहरियार साहब का क्लाइंट है, सरीन एयर जो है वो शहरियार साहब का क्लाइंट है, एंग्रो जो है वो शहरियार साहब का क्लाइंट है। तो आप लोगों को इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स के ऊपर प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो ये जैज जो है वो शहरियार साहब का क्लाइंट है। तो इन तमाम बड़े बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के ऊपर आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी ताकि आप तक चीजें समझ आए कि ये सवालात एफबीआर अपने क्लाइंट से, अपने टैक्स पेयर से पूछ सकता है। और इस तरह के सवालों पे इस चीज को कैसे जो है वो सॉर्ट आउट करना है, कैसे डील करना है, कैसे बचना है एफबीआर से, कैसे स्टे वगैरह लेना है। अब देख रहे हैं जैसे ये रिक्वेस्ट फॉर स्टे है, तो स्टे की एप्लीकेशन कैसे फाइल की गई है, ये सारा कुछ इसके अंदर आपको सीखने को मिलेगा। खैर, बातें लंबी हो रही हैं जी। ये ना सिर्फ एफबीआर में है, इजी फाइल में चले जाएंगे तो जैसे ये कंपनीज वगैरह बन रही है, कंपनी ऐसे बनाई जाती है। मैं आपको ये पोर्टल एक दफा लॉग आउट करके दिखा दूं कि यहाँ पे इजी फाइल के भी आपको लॉग इन आईडीज दी जाएंगी और यहाँ पर भी आपको प्रैक्टिस के लिए क्लाइंट्स दिए जाएंगे। आज जो है शायद इंटरनेट की ओवरऑल सूरत हाल ही पता नहीं ऐसी है या खाली जो है ये आईरेस और इजी फाइल ही इस तरीके से कर रहे हैं। बट ये पोर्टल्स थोड़े स्लो हैं, बाकी सारी चीजें थी। अब ये देख रहे हैं ये कंपनीज के पोर्टल्स हैं, ठीक है। यानी इसके अंदर कंपनियां कैसे बनती हैं, ये एक एक पोर्टल के अंदर तीन तीन चार चार कंपनीज है। ये जो बड़े लोग जो कंपनीज बनाते हैं ना, वो फिर एक बंदा एक कंपनी बना के रुक नहीं जाता, एक एक बंदे की चार चार कंपनीज होती हैं। तो ये जब आपको ये लॉग इन आईडीज मिल जाएंगी इजी फाइल की, तो उस टाइम आपको आइडिया हो जाएगा। खैर चलते हैं जी, आज की क्लास को थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाते हैं। कोशिश करते हैं एक रिटर्न फाइल करते हैं ताकि थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिले। फिर कल हम बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ेंगे टेक के टैक्स होता क्या है, इनकम टैक्स क्या है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस क्या है, एफबीआर क्या है, एससीसीपी क्या है। तो ये सारी चीजें भी हम लोग कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा आईएस आ गया। अच्छा जी, एक चीज आपको पहले बताता चलो। कोई भी बंदा आपके पास आता है और कहता है कि जी मैंने फाइलर होना है, ठीक है। फाइलर होना है, इनकम टैक्स में रजिस्टर होना है, एफबीआर में रजिस्टर होना है, आईरस पे अकाउंट बनाना है, आईरस पे रजिस्टर होना है। इसके अलावा कहता है जी मैंने टैक्स में रजिस्टर होना है। तो सब बातों का एक ही मतलब होगा कि आपने उस बंदे का फाइलर करना है और उसकी रिटर्न फाइल करनी है, ठीक है। फाइलर करने के बेसिकली 2 से 3 स्टेप्स हैं, इधर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये आपके फाइलर होने के 2 से 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। फाइलर होना, एनटीएन बनवाना, इनकम टैक्स में रजिस्टर होना, आईआरएस में रजिस्टर होना, एफबीआर में रजिस्टर होना, आईआरएस पर अकाउंट बनवाना, सबका एक ही मतलब है, एक ही काम है। लेकिन फाइलर होने के फिर जो है वो 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है जी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाइल करना, ठीक है, ये आपका पहला स्टेप है। इसके बाद आपका अगला स्टेप होता है रिटर्न फाइल करना, यानी कि गोशवारा फाइल करना पिछले साल का, प्रीवियस ईयर का। और लास्ट स्टेप होता है स्टेप 3 आपका, 1,000 रुपए का आपने चालान जमा करवाना होता है जिसे कि एटीएल सरचार्ज कहा जाता है। सो जब आप ये 3 काम कर लोगे ना, तब वो बंदा फाइलर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं आज की इस क्लास में इस तरह के कामों को पूरा करने की। तो मैं एक दफ़ा देख लूँ जी आप लोगों के कोई सवालात वगैरह हैं तो। अच्छा जी, नहीं अभी कोई सवाल नहीं है आपका। तो जनाब सबसे पहले होती है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन तो अब इस क्लाइंट की हो चुकी हुई है, मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन जो है वो कैसा प्रोसेस है, उसमें क्या होता है। लेकिन रजिस्ट्रेशन हो चुकी है तो अब हम डायरेक्ट रिटर्न ही फाइल करेंगे, यानी कि अब हम डायरेक्ट स्टेप 2 पे ही जाएंगे। यहाँ से भी आपने सबसे पहले आइरस लिख के सर्च कर देना है। पहला जो लिंक आएगा वही आ जाएगा आइरस का, यहाँ से आपने आइरस पे क्लिक करना है। इस तरीके से जो पोर्टल है एफबीआर का आइरस का वो ओपन हो जाएगा और आपने चले जाना है इसके अंदर। लॉगिन के नीचे लिखा होता है बिल्कुल रजिस्ट्रेशन या रजिस्टर। तो जैसे ही पोर्टल ओपन होता है तो फिर हम लोग रजिस्ट्रेशन पे जाके देखते हैं। अच्छा जी, एक चीज कंफर्म कीजिएगा कि मेरी आवाज आप लोगों को ठीक आ रही है।
स्क्रीन आप लोगों के साथ प्रॉपरली शेयर हो रही है? क्योंकि ये एफबीआर का पोर्टल खोलने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, तो इससे मुझे ये लग रहा है कि इंटरनेट में कोई इशू ना हो। कंफर्म कीजिएगा जी एनीवन। मुश्किल है जी, आज पोर्टल जो है वो थोड़ा सा इश्यूज कर रहा है। तो चलिए आज मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। रिटर्न हम इंशाल्लाह कल की लाइव क्लास में फिर फाइल कर लेंगे। देखिए जी, सबसे पहले मैंने नॉर्मल रिटर्न के ऊपर क्लिक किया और मैंने पीरियड डाल दिया है 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 जून 2024 तक का, और मैं इसको कंटिन्यू करने लगा हूँ। जैसे मैं इसको कंटिन्यू करूंगा ना, तो ये एक रिटर्न ओपन हो चुकी है, एक गोशवारा ओपन हो चुका है। ठीक है। रिटर्न बेसिकली क्या होती है जी, सारा कुछ डिटेल से बताऊंगा आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। रिटर्न ये होती है कि हम लोग एफबीआर को बताते हैं कि हमने एक साल के अंदर कितना पैसा कमाया, कितना खर्च किया, उसमें से कितनी हमें बचत हुई, उससे हमने अपनी दौलत कितनी बनाई। इन तमाम चीजों का हिसाब किताब एफबीआर को दे देना, इसे कहा जाता है रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना। फिर उस रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर जिस बंदे की इनकम 6 लाख से ऊपर चली जाती है, एफबीआर कहता है कि आप टैक्स जमा करो। 6 लाख से ऊपर वाले टैक्स जमा करवाते हैं और 6 लाख से नीचे वाले कोई टैक्स नहीं देते। ये मिनिमम स्लैब रेट होता है टैक्स का। तो अब ये आपके सामने एक गोशवारा ओपन हो चुका है, ये ऊपर लिखा हुआ है जी ईयर 2024, और ये सेक्शन होता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड वॉलंटरीली फॉर कंप्लीट ईयर। सेक्शन 114 की रिटर्न इसे कहा जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो लिखा हुआ है जी वो है सैलरी का टैब। यानी ये बताएगा कि अगर आप तनख्वाह लेते हो, सैलरी, तो सैलरी आपको कितनी मिलती है और आप सैलरी से कितने पैसे कमाते हो। अब देख रहे हैं आप, पे, वेजेस, अदर रेम्युनरेशन, अलाउंसेस, एक्सपेंडिचर, रीइंबर्समेंट, वैल्यू ऑफ परक्विजिट, ट्रांसफर, मोनेटाइजेशन, प्रॉफिट इन ल्यू और इन एडिशन टू पे, वेजेस और अदर रेम्युनरेशन, इंक्लूडिंग टर्मिनेशन बेनिफिट्स। ये डिफरेंट चीजें दी हुई हैं जो कि एक आपको एम्प्लॉयमेंट के अंदर मिल सकती हैं। यानी कि जब आप कहीं पे जॉब कर रहे होते हैं, मुलाजमत कर रहे होते हैं, तो इन इन टाइटल्स के अगेंस्ट आपको पैसा मिल सकता है। ठीक है। तो ये सैलरी है। अगर आप ले रहे हैं कोई सैलरी तो आप यहाँ पे लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं जो है यहाँ पे सालाना आपने रकम लिखनी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं जी ले रहा हूँ सालाना तकरीबन 8 लाख रुपए सैलरी, तो मैं यहाँ पे 8 लाख रुपए मेंशन कर दूंगा, और उसके बाद मैंने ये कैलकुलेट का बटन दबा देना ताकि ये वैल्यू सेव हो जाए इसके अंदर। उसके बाद आ जी प्रॉपर्टी, कि अगर मैं कोई प्रॉपर्टी से इनकम कमा रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। ठीक है। प्रॉपर्टी से कौन सी इनकम होती है? प्रॉपर्टी से इनकम होती है किराए की इनकम, रेंट की। ठीक है। जब आप किराए पे कोई चीज चढ़ा देते हैं ना, तो वो इनकम आपने यहाँ पे लिखनी होती है। अब जैसे लिखा हो जी रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, आप कितना किराया ले चुके हैं पूरे साल के अंदर, ये आपने लेना है। फॉर एग्जाम्पल महीने का किराया 50,000 रुपए, तो साल का कितना किराया हो गया? 6 लाख रुपए। ठीक है। फिर इसके अंदर कुछ एक्सपेंसेस भी लिखे हुए हैं कि जी वो किराया लेते वक्त आपके कोई खर्चा तो नहीं हुआ। ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। अभी मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। फिर अगर कोई बंदा कारोबार से पैसे कमा रहा है, अच्छा ये वैल्यू हमने ऐड की है ना, इसके बाद भी आपने कैलकुलेट का बटन दबा देना है, तो ये वैल्यू भी अब ऐड हो गई है। अच्छा फिर आ गया बिजनेस। कोई बंदा कारोबार से पैसे कमा रहा है तो आपने यहाँ पे मेंशन कर देने। ये सारे कारोबार के ही डिफरेंट हेड्स हैं। फिर कोई बंदा अगर कैपिटल गेन से यानी सोना चांदी से कोई पैसा कमा रहा है तो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। अगर कोई बंदा शेयर्स वगैरह की सेल परचेज करता है, शेयर्स होते हैं ना, पब्लिक कंपनीज के शेयर्स होते हैं, तो स्टॉक्स भी जिन्हें कहा जाता है, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। अगर किसी बंदे का कोई प्राइस बॉन्ड निकलता है, कोई नाम निकलता है, कोई बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवा के पैसे रखे हुए हैं, या इस तरह के और बहुत सारे काम हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको इनकम होती है तो आपने इस जगह पे आके मेंशन कर देनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। फिर नीचे फॉरेन सोर्सेज की इनकम आ जाएगी, आपकी एग्रीकल्चर की इनकम आ जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशंस होती हैं, जो आप ऊपर से इन्फॉर्मेशन दे देते हो ना, उसके ऊपर कैलकुलेशन होती है यहाँ पे कि उसके ऊपर टैक्स लगना है नहीं लगना है, क्या टोटल इनकम 6 लाख से ऊपर है, कम है, या जो इनकम लिखी गई है क्या वो इनकम एग्जम्प्टेड तो नहीं है। मिसाल के तौर पे क्या टैक्स पेयर कोई ऐसा काम तो नहीं करता कि उससे टैक्स लिया ही ना जा सके। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हो सकता है वो कोई सोलर पैनल्स बनाने वाली कंपनी चला रहा हो, तो उससे टैक्स ना लिया जाता हो। इसी तरीके से फिर आपकी कंप्यूटेशन होती है जिसमें सारी की सारी कैलकुलेशन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटेशन में जाऊँ, तो हमने इनकम लिखी है 4,80,000 बिजनेस से, 8 लाख रुपए सैलरी से। तो इसका जो टोटल है वो कितना बना है? टोटल बना है जी इसका 12,80,000 रुपए, और इसके ऊपर टैक्स कितना बना है? 91,000, 91,000 टैक्स बना है जिस बंदे ने 12,84,000 रुपए कमाए। अब ये टैक्स पे करना पड़ेगा एफबीआर को।
ये तरीकाकार होता है जी इसका, ठीक है। और इसी के अंदर वेल्थ स्टेटमेंट का एक पोर्शन होता है, जिसके अंदर आपकी तमाम दौलत, आपके अखराजात, आपकी बैंक, आपका गाड़ियाँ, आपकी ज़मीन जायदाद, इसके अलावा आपका सोना-चांदी, लैपटॉप, मोबाइल वगैरह एक-एक चीज़ आपने यहाँ पे एफबीआर को बतानी होती है। अगर आपने कोई जानवर वगैरह रखे हुए हैं, आपने वो भी बताना है। अगर आपने किसी कंपनी में पार्टिसिपेट किया हुआ है, आप किसी कंपनी के पार्टनर हैं, शेयर होल्डर हैं, आपने वो भी बताना है। तो ये तमाम चीज़ें आपने इसके अंदर लिखनी है। तो ये बस यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से हम शुरू हैं और यहाँ तक गए हैं तो आपकी रिटर्न पूरी होगी। इतना आपने सुना होगा इनकम टैक्स रिटर्न, लेकिन हकीकत में ये एक बहुत ही छोटी-सी चीज़ है और बड़ी आसानी से जो है वो आप इनकम टैक्स रिटर्न किसी भी बंदे की फाइल कर लेंगे सिर्फ़ इंशाल्लाह 4 से 5 क्लासेस लेने के बाद। हाँ, फिर उसके बाद अगर किसी को प्रॉपर नोटिस वगैरह आता है, तो वो तो फिर आपको एक दफ़ा मुझसे आके पूछना ही पड़ेगा या फिर जब आप सारी क्लासेस ले चुके होंगे, तो फिर आप नोट्स को भी सॉल्व कर लोगे। लेकिन स्टार्टिंग में ही जो है, अभी सिर्फ़ इतना है कि आप लोग रिटर्न वगैरह फाइल कर लोगे ईज़िली। अच्छा जी, कुछ भाई कह रहे हैं कि क्लियर है, ओके है। कुछ भाई कह रहे हैं कि आवाज़ का मसला आ रहा है। मेरे ख़्याल से ये ओवरऑल ना इंटरनेट के इश्यूज़ हैं। किसी जगह पे इंटरनेट बहुत अच्छा चल रहा होता है, किसी जगह पे नहीं चल रहा होता, तो इस वजह से है। तो जिन भाइयों को इश्यू आ रहा है ना, आप लोग रिजॉइन कर लिया करें, ठीक है? एक दफ़ा लीव करके रिजॉइन कर लिया करें, उससे ठीक हो जाता है। बिकॉज़ अगर मेरी तरफ से इश्यू होता ना, तो फिर सबके साथ होना था। लेकिन जो भाई कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, दैट मीन्स के मेरी तरफ से फिर ठीक है। तो काइंडली बाकी जो भाई हैं, वो एक दफ़ा रिजॉइन करके देख लें। अच्छा जी, अब ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? मैं देखता हूँ अगर वो पोर्टल पे ओपन हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो। अच्छा जी, ये बिल्कुल अभी हमने लॉगिन नहीं किया हुआ। यहाँ पे आपने सीएनआईसी लिखना होता है, यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड लिखना होता है, उससे लॉगिन हो जाता है। लेकिन अगर न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है तो आपने यहाँ पे जाना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे। नहीं जी, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाने की हिम्मत नहीं है इसके पास। चलें ओपन हो ही है। अच्छा जी, जो सबसे पहला स्टेप था हमारा फाइलर होने का वो था न्यू रजिस्ट्रेशन, जिसको कि हम लोग एनटीएन रजिस्ट्रेशन भी कह रहे हैं। एनटीआर रजिस्ट्रेशन के अंदर जी आपने क्या करना है, आपके सामने ये इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा और आपने इसके अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी है अपने क्लाइंट से पूछ-पूछ के। क्लाइंट से आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है आमतौर पे उसका आईडी कार्ड लेके। उसके आईडी कार्ड के ऊपर ज़्यादा सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बाकी एज़्यूम करें कि आपका क्लाइंट आपके सामने बैठा है और जो आपके माइंड में क्वेश्चन आता है इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म से रिलेटेड, आप अपने क्लाइंट से पूछ के लिखें। आपको शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं पता, क्लाइंट से पूछें, वो आपके सामने बैठा है, वो लिखवाएगा, आप लिख दें जाके। चलें स्टार्ट करते हैं सीएनआईसी। मैंने कोई डैशेज़ वगैरह नहीं डाली, ठीक है? सेम ऐसे एज़ इट इज़ ऐड कर दिए। अगली चीज़ आ जाएगी जी प्रीफिक्स कि आप मिस्टर हैं, मिसेज़ हैं, मिस हैं, जो डॉक्टर हैं वो आपने यहाँ पे लगा देना है, मैं मिस्टर लगाता हूँ। फिर आपने नाम लिखना है जी, फर्स्ट नेम है आपका नोमान, सेकंड नेम लिख दें या लास्ट नेम लिख दें अहमद। उसके बाद आपका आ जाएगा जी कि जो आपके पास मोबाइल फ़ोन नंबर है ना, पहली बात तो ये कि वो मोबाइल फ़ोन नंबर वो सिम आपके अपने शनाख्ती कार्ड पर निकली हुई होनी चाहिए, आपके शनाख्ती कार्ड पे रजिस्टर होनी चाहिए। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो सिम है उसका सर्विस प्रोवाइडर कौन है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर है मोबिलिंक, ठीक है? यहाँ पे मैं लिखूँगा जी 00923047989701 ठीक है? फिर यहाँ पे मैं आके दोबारा से टाइप कर दूँगा 00923047989701 आगे आगे आपने लिखना है जी ईमेल। ईमेल भी वही होना चाहिए जो कि आपके पास करंटली चल रहा हो, ठीक है? क्यों? क्योंकि जो आप दोनों चीज़ें दे रहे हैं, फ़ोन नंबर भी, ईमेल भी, इसके ऊपर एफबीआर आपसे राब्ता करता है, आपको कन्फर्मेशन कोड्स भेजता है। वो कोड्स आप यहाँ पे आके एंटर करेंगे तभी आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। जैसे आप लोग अपना फेसबुक अकाउंट बनाते हैं, जीमेल अकाउंट बनाते हैं, तो आपको कोड आता है ना पहले आपके फ़ोन नंबर पे, कन्फर्मेशन कोड। व्हाट्सएप इवन आप व्हाट्सएप रजिस्टर करते हैं अपने फ़ोन में, तब भी ऐसे ही होता है। कि आपको पहले उस नंबर के ऊपर एक 6 अंकों का कोड आता होता है। ऐसे ही एफबीआर का भी कोड आता है, लेकिन एफबीआर के 2 कोड आते हैं, नंबर पे अलग और ईमेल पे अलग।
अच्छा जी, ईमेल यहाँ पे लिख देते हैं, कोई सा भी ईमेल लिख देते हैं। क्योंकि अभी ये मैं रजिस्ट्रेशन कर नहीं रहा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो पहले से हो चुकी हुई है, और अभी फिलहाल मेरे पास रजिस्ट्रेशन वाला क्लाइंट नहीं है कोई इस टाइम, क्योंकि अभी सीजन ही है ना टैक्स का। जब टैक्स का सीजन होता है ना, तो फिर उस टाइम ज्यादातर हमारे पास क्लाइंट्स आते ही ये टैक्स के हो गए, रजिस्ट्रेशन के हो गए, एनटीएन के हो गए, फिर कोई कह रहा है जी फाइलर बनना है, कोई कह रहा है रिटर्न फाइल करवानी है, तो इसी तरह के लोग होते हैं। लेकिन अभी क्योंकि सीजन नहीं है, अभी ये सीजन है बेसिकली ज्यादातर कॉर्पोरेट का। तो खैर, चलते हैं जी आगे। इंशाल्लाह आप साथ साथ रहेंगे तो सारा कुछ ही सीखते रहेंगे। दो दफा मैंने ईमेल भी लिख दी है। अब जी वो एड्रेस जिसके ऊपर एफबीआर आपके साथ राब्ता कर सके, आपने वो लिखना है। मतलब ऐसा एड्रेस जो, जरूरी नहीं है, कुछ लोग क्या करते हैं आईडी कार्ड वाला एड्रेस लाजमी डाल देते हैं, नहीं, आईडी कार्ड वाला एड्रेस जरूरी नहीं है। जिस जगह पे अब आप आजकल रहते हैं ना, आपने वो एड्रेस लिखना है। लेकिन एक चीज याद रहे कि एफबीआर का जो टैक्स ऑफिस होता है ना, जहां से आपके साथ सारा राब्ता किया जाता है, वो इसी एड्रेस से सिलेक्ट होना होता है मतलब कि ऑटोमेटिकली। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कराची का एड्रेस डालूंगा ना, तो फिर मेरे साथ जो टैक्स ऑफिस जुड़ेगा वो कराची का ही जुड़ेगा। मैं लाहौर का एड्रेस डालूंगा तो वो लाहौर का ही जुड़ जाएगा। सो ऑनवर्ड अगर कभी फ्यूचर में आपको टैक्स ऑफिस विजिट करना पड़े, आपको कोई मसला आ जाए, और आप रहते लाहौर में और यहाँ पे आपने एड्रेस कराची का डाला था, और उस वजह से आपका टैक्स ऑफिस कराची सिलेक्ट हो गया हुआ है, तो फिर आपको इशू होगा, फिर आपको कराची जाना पड़ेगा उस काम के लिए, या फिर उस टाइम आपको अच्छी खासी फीस लगा के दोबारा से अपना आरटीओ चेंज करवाना पड़ेगा। तो ये आपने याद रखना है। ऐसी जगह जहां आप रहते हो, या जहां आप हमेशा अवेलेबल हो सकते हैं, या कमिंग फ्यूचर में जहां तक अवेलेबल आप रहेंगे, आपने वही वाला एड्रेस डालना है। तो एड्रेस में सबसे पहले आपने टाइप सेलेक्ट करनी है कि जी प्रॉपर्टी है किस टाइप की, मतलब रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, एग्रीकल्चर है, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी रेजिडेंशियल। उसके बाद आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो है, ये किस किस्म की है, तो मैं यहाँ पे हाउस सेलेक्ट कर देता हूँ जी। ठीक है, ये हाउस आ गया। फिर वो कह रहा है कि जी आप किस यूनिट के अंदर अपने इस हाउस को मेजर करते हैं, मरलास, कनाल, स्क्वायर फीट वगैरह, तो मैं यहाँ पे मरलास कर देता हूँ। फिर टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया में यहाँ पे 10 लिख देता हूँ, 10 मरले। फिर आपके मकान का नंबर क्या है, मैं लिख देता हूँ जी हमारे मकान का नंबर है फॉर एग्जाम्पल 321। ठीक है, फिर वो पूछा है कि क्या आपका मकान जहाँ पे है वहां पे कोई स्ट्रीट, कोई गली का बता दें, या अगर वो किसी प्लाजे या कॉम्प्लेक्स के अंदर है तो उसके बारे में बता दें, या अगर किसी सोसाइटी या किसी ब्लॉक के अंदर है तो उसके बारे में बता दें। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी फॉर एग्जाम्पल ए ब्लॉक। फिर वो पूछता है एरिया या लोकेलिटी क्या है, सोसाइटी का क्या नाम है, मैं लिखता हूँ जी यहाँ पे जोहर टाउन। फिर वो पूछा है सिटी क्या है, सिटी को हमेशा हमने यहाँ से सर्च करना होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी LOHLAHORE लाहौर, और लाहौर लिख के मैं सर्च करूंगा ना, तो ये लाहौर के डिफरेंट रीजन आ गए हैं। ठीक है, अगर आपका रीजन इसके अंदर नहीं मिल रहा, तो फिर आप ये जो जनरल वाला है ना लाहौर, ये आप यही सिलेक्ट कर लें। फिर वो पूछा है जी कि आपने ये जो प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन दी है, क्या आप इसके मालिक हो, मालिक हो तो आप ऑनर पे सिलेक्ट करोगे, अगर मालिक नहीं हो तो फिर ये जो ऊपर वाला ऑप्शन है बेनामी, लेसी, टेनेंट, फ्रेंचाइजी, ऑक्यूपेंट, इस पे सिलेक्ट करोगे। ठीक है, और अगर आप बेनामी है, मतलब आप इसके मालिक नहीं है, बस वैसे ही रह रहे हैं, तो फिर इसके अंदर आपका शेयर तो जीरो होगा। लेकिन अगर आप जीरो लिखते हैं ना, तो ये पोर्टल आपको आगे जाना नहीं देता। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 1% लिखना पड़ता है। अगर आप ऑनर होता तो फिर आपने यहाँ पे 100% लिखना था। उसके बाद ये जो कैप्चा लिखा हुआ जी, ये कैप्चा आपने यहाँ पे टाइप कर देना है। कैप्चा क्या है जी, W4V और के। ठीक है, के जो है वो देख ले, अगर फर्स्ट टाइम हो जाए ऐसे, ठीक है, मुझे ये लग रहा है कि के कैपिटल है। ठीक है, तो असल में इनका इतना ज्यादा पता नहीं चलता, तो ये कैपिटल के। अब ये सारा कुछ लिखने के बाद जब आप सबमिट करोगे ना, सबमिट करने के बाद आपके फोन नंबर और ईमेल पे एक एक कोड चला जाएगा, कंफर्मेशन कोड चला जाएगा आपके फोन नंबर और ईमेल के ऊपर। तो वो जो आपके फोन नंबर और ईमेल के ऊपर एक एक कोड जाएगा ना, उसी कोड को आपने वापस आके यहाँ पे लगाना है, तो उससे आपकी एनटीएन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगी। आप वो कोड्स वेरीफाई कर दोगे, तो फिर आपके फोन नंबर और ईमेल के ऊपर एक पासवर्ड चला जाएगा, जिससे आपने ऑनवर्ड इसको लॉगिन किया करना है। अभी जैसे मैंने ईमेल एड्रेस लिखा तो कह रहा है जी ईमेल एड्रेस पहले से यूज हो चुका है। डेफिनेटली हो चुका है, क्योंकि ये पर्सन भी पहले से रजिस्टर्ड है। लेकिन तरीकाकार मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये सारा तरीकाकार है। जब आप ये प्रोसेस कर लोगे तो आपको मिल जाएगा एक एनटीएन आईडी, यानी कि आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, और एक
पासवर्ड आपको मिल जाएगा एफबीआर की तरफ से। आपने वो पासवर्ड और एनटीएन दोनों चीज़ों को उठाना है जी, और आपने वो लेके आ जाना है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे आके आपने इधर आपने करना है लॉगिन। लॉगिन के बारे में मैंने आपको बताया, लॉगिन कैसे करना है, ये देखिए। यहाँ पे आपने अपना आईडी कार्ड लिख देना है और यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड लिख देना है। पासवर्ड और आईडी कार्ड लिखने के बाद आप लॉगिन करोगे ना, तो आपके सामने ये पोर्टल ऐसा ओपन हो जाएगा। ठीक है, पोर्टल ओपन हो जाएगा तो वो आपसे पूछेगा कि जी आपने क्या करना है, रिटर्न फाइल करनी है, इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की। तो हमने 2024 की इनकम टैक्स की रिटर्न सेलेक्ट की है। अभी हम स्टेप 2 पे चले गए हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा था, अभी हमारा रिटर्न फाइल करना स्टेप 2 है प्रीवियस ईयर का। अभी टैक्स ईयर कौन सा चल रहा है, 2025। हमने किसकी रिटर्न फाइल करनी है, टैक्स ईयर 2024 की। तो हम यहाँ पे 2024 सेलेक्ट कर लेंगे। 2024 सेलेक्ट किया जी हमने, रिटर्न फाइल करना शुरू कर दी। अब हम एज्यूम करते हैं कि हमारा जो टैक्स पेयर है उसकी जो इनकम है वो एम्प्लॉयमेंट में यानी कि सैलरी से भी इनकम हो रही है, और बिजनेस वाली इनकम को मैं एकदम खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि बल्कि बिजनेस की इनकम नहीं, मैंने ऐड ही नहीं की थी, प्रॉपर्टी, हाँ ठीक है। प्रॉपर्टी की इनकम है हमारे पास 4,80,000 रुपए, और हमारे पास सैलरी की इनकम है 8 लाख रुपए। अभी इनके अंदर जो लीगल चीजें हैं कि जी ये कितनी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, के एक्सपेंसेस हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये वो सारी चीजें अभी मैं नहीं कर रहा, क्योंकि अभी आपने सीखा ही नहीं है। अभी आपको नहीं पता चलेगा कि एक्सपेंस कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है। लेकिन ये जो क्लाइंट है, इन्होंने अपना डाटा वगैरह कोई नहीं दिया, ठीक है। रैंडम क्लाइंट है, अक्सर क्लाइंट्स आपके पास ऐसे आएंगे और डाटा नहीं देते, कहते हैं जी बस हमें फाइल कर दें, हमने कोई जमीन जायदाद खरीदनी है या बैंक में पैसे पड़े हैं वो डिडक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो क्लाइंट है बेसिकली, ये जो मेरे पास आए हैं, इनका लाहौर ओरिगा सेंटर में इनकी एक कपड़ों की दुकान है, ठीक है। तो ये स्टोर आप कह लें। तो ये जब अपने पैसे बैंक में जमा करवाती है ना, और शाम को जमा करवा के जब अगले दिन उन्होंने परचेजिंग करने के लिए पैसा निकालना होता है, तो इनको 0.6% वो चार्जेस पड़ जाते हैं, ठीक है, टैक्स पड़ जाता है। तो उससे बचने के लिए ये फाइलर हो रहे हैं। लेकिन अब ये भी नहीं चाहते कि ये टैक्स जमा करवाएं। तो इन्हें अपनी जो एक्चुअल इनकम है वो शायद ज्यादा होती हो शायद कम होती हो, लेकिन ये यही चाहते हैं कि ये टैक्स ना जमा करवाएं। लिहाजा उनके कहने के मुताबिक हमने उनकी इनकम को 6 लाख से नीचे नीचे रखना है, ठीक है। अब अगर वो कपड़े का कारोबार कर रहे हैं, तो फिर उनकी जो इनकम है वो फिर कहाँ पे आएगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस में ही आएगी डेफिनेटली। तो फिर यहाँ पे हम इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाते हैं, और यहाँ पे जाके मैं अदर रेवेन्यूज के अंदर आइंदा जाके आपको बताऊंगा मैं अदर रेवेन्यूज में क्यों लिख रहा हूँ। लेकिन अभी के लिए इतना ही समझ लें, मैं अदर रेवेन्यूज में लिख रहा हूँ 4,30,000 रुपए इसकी इनकम, ठीक है। यानी ये वो इनकम है जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। अब अगर मैं यहाँ पे आपको कंपटीशन में जाके दिखाता हूँ, तो ये देखें एडमिटेड इनकम टैक्स कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, खाली जगह, ठीक है। तो इन्होंने हमें इतनी ही इन्फॉर्मेशन दी है। अच्छा जी, उसके बाद जो दूसरा हिस्सा होता है वो होता है वेल्थ स्टेटमेंट का। इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर दो हिस्से होते हैं, कि आपकी इनकम और एक आपकी वेल्थ स्टेटमेंट। यानी इनकम वो होती है जो आपको सालाना पैसे आ रहे हैं, और वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर कौन सी चीजें आती हैं, वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर आपके पास फाइनल पैसे आ रहे होते हैं, कि आपके पास जब डिफरेंट वक्त में आप पैसे कमाते गए, तो टोटल अब आपके पास आज के दिन तक दौलत हो कितनी चुकी है, ठीक है। तो एफबीआर हमसे दोनों इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, इसके बारे में भी डिटेल आएगी। अभी के लिए इतना समझ लें रिटर्न फाइल हो कैसे रही है। अच्छा जी, हमने बताने पर्सनल एक्सपेंसेस अपने, कि आम रोजमर्रा के हमारे एक्सपेंसेस के हैं। तो इसमें अगर आप अलग अलग करके दिखा दें चीजें तो ज्यादा बेहतर होता है, एफबीआर को अच्छा लगता है। अदरवाइज अगर आप सारा यहाँ पे अदर पर्सनल या हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में डाल दें तो भी कोई मसला नहीं है। तो मैं यहाँ पे 2,10,000 के एक्सपेंसेस ऐड कर रहा हूँ। फिर आए थे जी पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज के अंदर। क्लाइंट ने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि मेरे पास फलां फलां चीजें हैं, क्लाइंट ने कहा जी मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ। लेकिन हम यहाँ पे कुछ चीजें ऐड करेंगे, क्यों ऐड करेंगे, ताकि क्लाइंट कल को उन चीजों को यूज करके एफबीआर को दिखा सके अगर वो कोई चीज परचेज करता है। ये क्या कॉन्सेप्ट होता है ये भी आपको कमिंग क्लासेस में सिखाऊंगा, बल्कि कल वाली क्लास में ही समझाऊंगा। तो अभी हमने कुछ चीजें इसके अंदर ऐड करनी है जी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसके अंदर ऐड कर देते हैं जी सबसे पहले। तो पीछे से ये गांव में रहते हैं, ये इन्होंने मुझे बताया है कि इनके पास कोई जानवर वगैरह हैं। तो इतने ही जानवर हैं जैसे वो नॉर्मली उन्होंने घर में रखे हुए हैं, वो कोई मुर्गियां और वो भेड़ बकरियां वगैरह हैं। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी वो कोई राउंड अबाउट मेरे पास 6-7 लाख की हैं। तो मैं यहाँ पे 6,50,000 ऐड कर रहा हूँ। एनिमल्स, ये नॉन बिजनेस एनिमल्स, इनके घरेलू एनिमल्स हैं। उसके बाद बैंक अकाउंट इन्होंने मुझे नहीं बताया, आपको भी यही गाइड करूंगा।
आपने कभी भी अपने क्लाइंट को तंग नहीं करना कि वो जो चीज़ें नहीं बता रहा, आप उससे बार-बार पूछे जाओ। हाँ, आपने उससे ये ज़रूर बता देना है कि भाई अगर एफबीआर को ये चीज़ें पता चली, बाद में तो आपको नोटिस आ जाएगा एफबीआर की तरफ से, ठीक है? तो बजाय ये कि बाद में आप वो नोटिस भुगत रहे हो, बेहतर है कि आप अपनी सारी की चीज़ें पहले ही सारी की सारी चीज़ें पहले से ही एफबीआर को बता दो। ठीक है जी? और 1 सेकंड दीजिएगा जी मुझे। लेकिन अगर फिर भी क्लाइंट आपको नहीं बताता, तो फिर आपने क्लाइंट को तंग नहीं करना। खैर मोटर व्हीकल भी नहीं है इनके पास और इन्होंने ये कहा जी कि मेरे पास कोई गोल्ड पड़ा है, ठीक है? कोई 3-4 तोले गोल्ड पड़ा है इनके पास, तो वो हम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर देते हैं। यहाँ पे आपने लिख देना जी ज्वेलरी, कंटेंट्स में हमने लिख देना है 3 तोला गोल्ड और इसको सबमिट कर देना है। 3 तोला गोल्ड की आज की जो कीमत है हमने वही ऐड कर देनी है। मिसाल के तौर पे आजकल कीमत जो है वो चल रही है कोई 3 लाख 60,000 के आस-पास, आप 340 के हिसाब से यहाँ पे दर्ज कर दें। तो एवरेज सी कोई 9 लाख 9,30,000 लिख दें यहाँ पे। हाउस होल्ड इफेक्ट, घर में जितना सामान पड़ा है। तो घर में इन्होंने कहा कि जी मेरा जितना भी सामान पड़ा है ना, इसके अंदर 2-3 एसी लगे हुए हैं, पंखे हैं, लाइटें हैं, फर्नीचर है, टीवी है, फ्रिज है, ये सारा कुछ मिला-जुला के इन्होंने हर चीज़ मिला-जुला के बताई है, कोई राउंड अबाउट 16 लाख रुपए की बनती है। तो हम यहाँ पे 16 लाख लिख देंगे। पर्सनल आइटम में इनके पास एक मोबाइल है, तो उन्होंने कहा जी कि वो मोबाइल और वॉच वगैरह मिला के तकरीबन मेरी 1 लाख रुपए की है। कैश इनके पास जो पड़ा होता है, तो ऐसा कैश जो इनका अपना होता है, ठीक है? कारोबार का कैश नहीं, इनका अपना कैश जो इनके पास आम हालात में पड़ा हो कि जी मुश्किल वक़्त में काम आने वाला कैश, उसकी बात हो रही है। तो वो कहते हैं जी कि मेरे पास कोई 4-5 लाख रुपए पड़ा होता है। चलिए और इन्होंने क्या कि जी मेरे पास कोई एसेट नहीं है, तो हम यहीं पे इसको कैलकुलेट कर देंगे तो इनकी ये टोटल एसेट्स टोटल इनकी दौलत बन जाएगी। अब जब मैंने इसको टोटल किया ना जी, तो इनकी ये जो टोटल दौलत बनी है, वो बनी है 37 लाख, 37 लाख रुपए इनकी टोटल दौलत बन चुकी है, ठीक है? अब ये जो 37 लाख रुपए इनकी टोटल दौलत बनी है ना, हमने करना है इसको रिकॉन्साइल। रिकॉन्साइल का मतलब होता है एफबीआर पूछता है कि ये 37 लाख रुपए कहाँ से आया? अब ये 37 लाख रुपए आज के दिन तो आया नहीं है। ये काफ़ी टाइम से इनके पास चलते आ रहे हैं पैसे। तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि जी पिछले साल भी ये पैसा मौजूद था। एफबीआर उससे पीछे नहीं जा रहा। वो सिर्फ़ आपसे ये पूछा कि क्या पिछले साल था? हम कह देंगे कि हाँ जी, पिछले साल भी था। कितना था जी पिछले साल? अब हमने देखें यहाँ पे क्या करना है, हमने पहले इनकी इनकम ऐड कर देनी है। इनकम कितनी है इनकी बिज़नेस से? यहाँ से हमने आके देख लेना है। 4,30,000 रुपए अपनी इन्होंने इनकम कमाई है ना, तो मैं यहाँ पे रिकॉन्सिलिएशन में पहले इनकी इनकम लिख दूँगा। ना समझ आ रहा अभी आपको रिकॉर्डिंग देखेंगे फिर भी समझ आ जाएगा, अदरवाइज़ बाद में भी मैंने ये चीज़ें करवानी है दोबारा। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा जी इनकम डिक्लेयर्ड एज़ पर रिटर्न 4,30,000 है, ठीक है? उसके बाद इनके जो एक्सपेंसेस हैं वो ऑटोमैटिकली यहाँ पे 2,10,000 के आ रहे हैं। अब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा ना, तो वो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट जो दे रहा है ना, वो दे रहा है 34,80,000 रुपए की। ये जो 34,80,000 रुपए है ना, इनको मैं एज़ इट इज़ उठाऊँगा और मैं जाके इनके प्रीवियस ईयर एसेट्स में लिख दूँगा। इसको कैलकुलेट कर देंगे हम, तो देखिए जी अनरिकंसाइल्ड इनकी अमाउंट 0 हो गई है। दैट मीन्स कि पिछले साल इनके पास 34,80,000 के एसेट्स मौजूद थे। इस साल इन्हें मज़ीद इनकम हुई है 4,30,000 की, जिसमें से 2,10,000 रुपए इन्होंने खर्च कर लिए, ठीक है? और बाकी के जो पैसे हैं वो इनके कैश में पड़े हैं। या उनसे उन्होंने कोई मोबाइल ले लिया, ये चीज़ शो कर देना, यही होती है जी एफबीआर की इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है? ऐसे आपकी रिटर्न कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है एट्रीब्यूट्स में जाना है और यहाँ पे सिलेक्ट कर देना कि जी बिज़नेस किस सेक्टर में करते हैं। तो यहाँ पे हमने कर देना है जी टेक्सटाइल। यहाँ पे टी लिखेंगे, टी के बाद हमारे पास जो है यहाँ पे टेक्सटाइल आ जाएगा। ट्रेडिंग में भी आएगा वैसे तो।
ये देखिए जी, टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स और फैब्रिक और इसके अंदर सारा कुछ आ रहा है, ठीक है? और ये ट्रेडिंग में है। यहाँ पे अगर मैन्युफैक्चरिंग होता ना तो वो हमने नहीं करना था। ट्रेडिंग मतलब ये बेच रहा है, ठीक है? फिर इसके अलावा ट्रेडर में गारमेंट्स वाला भी आ रहा है, तो बेहतर है कि हम गारमेंट्स वाला सिलेक्ट कर लें। और इसको भी हमने सेव कर देना है। सेव करने के बाद जनाब हमने इसको करना है सबमिट। अच्छा जी, मस्ट बी एंटर्ड, हाँ, कह रहा है जी कि आपने इसकी बैलेंस शीट के अंदर 0-0 करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ होती है जी, बैलेंस शीट आ रही होती है इनकी। समझाऊँगा आपको बैलेंस शीट क्या है। अभी के लिए इतना समझ लें कि हमने यहाँ पर भी 0 लिखना है और यहाँ पर भी 0 लिखना है और कैलकुलेट कर देना है। ठीक है जी। अब हम वापस जाएँगे, सेव करेंगे इसे। मैं सबमिट करने लगूँगा तो ये कहेगा कि भाई आप पिन लगाओ। पिन जो होती है वो भी एफबीआर अपने ईमेल के अंदर साथ ही सेंड करता है। जैसे कि इसके अंदर हमें उन्होंने पासवर्ड सेंड किया है ना एफबीआर ने, ऐसे ही एफबीआर पिन भी साथ ही सेंड करता है। पिन एक डिजिटल सिग्नेचर होता है, यानी जब भी आप रिटर्न फाइल करते हैं ना, तो आप उसके अंदर पिन लगा देते हैं अपनी। ये पिन जो है ये बड़ी ईज़िली रीसेट भी हो जाती है। अगर आपसे गुम हो जाए तो आपने इसमें परेशान नहीं होना, ये रीसेट हो जाती है। रीसेट कैसे होती है मैं वो आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अपने प्रोफाइल में जाना है, यहाँ पे लिखा है जी चेंज पिन। यहाँ पे आप लिखते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे दोबारा से लिखते हैं 1 2 3 4, तो पिन आपकी रीसेट हो गई है जी। अब आप इसको सेव करें, सेव करने के बाद ये सबमिट करें और अब यहाँ पे आपने पिन अप्लाई कर देनी है 1 2 3 4। ये करने के बाद सबमिट करेंगे तो ये देखिए आपकी रिटर्न जो है फाइल टास्क सबमिटेड सक्सेसफुली, इट विल बी अवेलेबल इन कंप्लीटेड टास्क इन अ व्हाइल। इसके बाद आपने जाके एक चालान बना लेना है। चालान भी आपको जल्दी-जल्दी बनाना सिखा देता हूँ। ठीक है जी। अब हम जा रहे हैं अपने थर्ड स्टेप के ऊपर। रिटर्न हमने फाइल कर लिया, अब हमारा थर्ड स्टेप है ₹1000 का चालान पे करना है। तो ये जैसे ही बंद होता है पोर्टल तो हम यहाँ से चालान बना लेंगे। नहीं तो इधर से बना लेते हैं। ये देखें पोर्टल जो अपने इनिशियल स्टेज में होता है ना जी, यहाँ पे आपने जाना है, ई पेमेंट्स लिखा हुआ है ना, ठीक है? तो यहाँ से ये ऊपर ई पेमेंट्स जो आ रहा है, यहाँ से आपका चालान बनेगा। ये देखिए ई पेमेंट पे क्लिक किया, तो ये पेज ओपन हो गया है। यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में आपने सेलेक्ट कर लेना है ये मिसलेनियस, ठीक है? ये ई पेमेंट्स के नीचे ये मिसलेनियस आ गया है यहाँ पे। आपने सीएनएसई लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने सीएनएसई दर्ज कर देना है। जो भी आपका क्लाइंट होगा, सीएनएसई है जी उनका 211056 056 4126 4126 429, ठीक है? इसको आप यहाँ पे कैप्चा अप्लाई कर दोगे, तो ये उसका डिटेल्स भी आपको खुद ब खुद ही बता देगा 502413। इसे अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं देखें, उनका नाम वगैरह आ गया है, सारा उनका आरटीओ वगैरह भी आ गया, ठीक है? आरटीओ इनका पेशावर है। अब क्या हुआ है, मैंने इनका जब डिटेल दी थी, एंट्री एंड रजिस्ट्रेशन की है, तो मैंने वहाँ पे पेशावर की डिटेल दी है, तो ऑटोमैटिकली आरटीओ इनका पेशावर सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे अपने टैक्स पेमेंट सेक्शन सेलेक्ट करना है, 182 सरचार्ज फॉर एटीएल, टैक्स ईयर सेलेक्ट कर देना है जी 2024। अमाउंट जो है आपने सेलेक्ट कर देनी है ₹1000 और यहाँ पे ये सारा कुछ करने के बाद आपने इसको कर देना है सबमिट। सबमिट जैसे ही करेंगे तो आपके सामने चालान बन के आ जाएगा। अब ये चालान है, इसको आपने प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करवा के चाहे तो आप इसको बैंक में भी जाके पे कर सकते हैं, ठीक है? ये देखिए चालान है, इनकम टैक्स पेमेंट चालान। इसके ऊपर कितना लिखा हुआ है जी? ₹1000 और चाहें तो आप इस पीएस आईडी को यूज़ करते हुए अपने जैज़ कैश, ईज़ी पैसा या मोबाइल बैंकिंग ऐप के ज़रिए भी पे कर सकते हैं। जैसे ही आप ये वाला पे कर देंगे पैसे, तो आपका तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आपका जो पर्सन है वो एक्टिव फाइलर बन जाएगा और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। सो ये 3 स्टेप प्रोसीजर है। आप लोगों की क्लास के बाद जो है मैं ये पैसे पे कर दूँगा या क्लाइंट से कहूँगा वो खुद ही पे कर देंगे। क्लाइंट को मैं ये पीएस आईडी सेंड कर दूँगा। ठीक है? उसके बाद ये जो क्लाइंट है ये एक्टिव फाइलर बन जाएँगे। आज की क्लास यहीं तक है। आप लोगों के सवालात देख लेता हूँ। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ज़रूर आप करें। न्यूज़कास्टर भाई आपने ऊपर अपना नाम लिखा था, तो हाँ जी, ज़फ़र अब्बास साहब।
जी जफर वास्तव आप जरूर करें। अच्छा जी, यहाँ तक क्लास कंप्लीट हो चुकी है। बेसिकली पहली क्लास है। पहली क्लास में अगर थोड़ा सा थ्योरी की तरफ चले जाएं तो बच्चों को थोड़ा बोरिंग लगता है, क्योंकि नया नया काम होता है। तो कहते हैं कि जी कोई प्रैक्टिकल चीज हो। तो अगर बिल्कुल ही थ्योरी की तरफ चले जाएं तो वो चीज़ बोरिंग लगती है। हालांकि बिल्कुल प्रैक्टिकल की तरफ चले जाएं तो चीज़ें मुश्किल काफ़ी ज़्यादा लगती हैं। जैसे आज की क्लास में आपको शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा होगा कि ये जो है इनकम यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, एक्सपेंस यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, रिकॉन्सिलेशन क्या चीज़ है। लग रहा होगा कि पता नहीं ये चीज़ें समझ आएंगी या नहीं आएंगी, बट ये सारी चीज़ें समझ आएंगी आपको स्टेप बाय स्टेप। तो कल से हमारी जो प्रॉपर क्लास है, तो फिर हम लोग पहले स्टेप बाय स्टेप हमारे लेक्चर नोट्स हैं वो मैं आपके साथ आज शेयर भी कर दूंगा। और उसके बाद अच्छा मैं सवाल का जवाब देता हूँ, और उसके बाद फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अच्छा ये भाई कह रहे हैं कि लेट फाइलर शो होता है, उसके बारे में गाइड कर दें। लेट फाइलर मेरे भाई ये होता है कि आपके पास जो रिटर्न फाइल करने का एक्चुअल टाइम होता है ना किसी भी साल की रिटर्न, वो ये होता है कि साल आपका खत्म होता है 30 जून को। तो रिटर्न फाइल करने का टाइम होता है आपके पास 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर तक, 3 महीनों का टाइम आपके पास। तो अगर आप उन 3 महीनों के अंदर अंदर रिटर्न नहीं फाइल करते और बाद में फाइल करते हैं, तो फिर आपका जो टाइटल लगता है वो लेट फाइलर का लगता है। ठीक है, अगले साल जब आप रिटर्न प्रॉपर टाइम में फाइल कर देंगे तो फिर आप एक्टिव फाइलर बन जाएंगे, लेट फाइलर नहीं बनेंगे। जी बिल्कुल इनामुल हक साहब, आपको जो है ना सिर्फ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बल्कि हर तरह की आपका जो है ये देखें ये सारे आपको सेल टैक्स एक्ट भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सेल टैक्स एक्ट 1990 ही होगा आपके साथ कंप्लीट। मैंने आपको सारा कुछ करवाना है। ठीक है, इसके अलावा आपको सेल टैक्स रूल्स भी होंगे, फिर आपका जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है ये आगे आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ाया जाएगा। आप कल की क्लास लेके देखेंगे तो आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे सेक्शंस आपको पढ़ाए जाएंगे। कोई भी चीज हमने बगैर सेक्शन के नहीं पढ़नी। इवन दैट अगर हम आज रजिस्ट्रेशन कर रहे थे ना, तो रजिस्ट्रेशन होती है आपकी सेक्शन 181 के तहत, आपको 181 करवाई जाएगी। फिर अगर हमने आज रिटर्न फाइल की है तो वो हो रही है 114 के तहत, आपको 114 के तहत सेक्शन 114 पढ़ाया जाएगा। सैलरीड पर्सन है तो सेक्शन 12, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाला है तो सेक्शन 15, इनकम फ्रॉम बिजनेस वाला है तो सेक्शन 18, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है तो सेक्शन 39 है। ठीक है, तो ये तमाम सेक्शंस आपको फिर आगे नोटिस के सेक्शंस हैं वो सारा कुछ करवाया जाएगा। इनकम टैक्स के अंदर आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ाया जाएगा, इनकम टैक्स रूल्स पढ़ाए जाएंगे 2002 के। सेल टैक्स के अंदर आपको सेल टैक्स एक्ट और सेल टैक्स रूल्स पढ़ाए जाएंगे। एससीसीपी के तमाम काम आपको कंपनीज एक्ट 2017 और कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशंस 2024 के जरिए करवाए जाएंगे। पार्टनरशिप आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत पढ़ाई जाएगी। तो ये सारी चीजें पीएसडब्ल्यू में जाएंगे तो आपको कस्टम्स एक्ट 1969 पढ़ाया जाएगा। ये सारी चीजें इंशाल्लाह साथ साथ चलेंगी। अ, अगर किसी के पास कोई ऐसा ना हो तो उसको फाइलर होना चाहिए या नहीं? नहीं बिल्कुल। देखिए फाइलर होना जो है ना उसके दो रीजंस हो सकती हैं। मेरे पास जावेद साहब आप शायद ऑलरेडी क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो मैं माइक्स ओपन कर देता हूँ। लेकिन आप लोगों ने सवाल जो है हैंड रेज कर लें, जिस जिस भाई ने सवाल पूछना हो, तो फिर मैं एक एक करके जो है वो आपको कहता जाऊंगा तो आप सवाल पूछते जाइएगा। ये मैंने माइक ओपन कर दिया। ठीक है, लेकिन जावेद साहब अभी नहीं, अनस साहब सॉरी अलमास साहब आप भी, जावेद साहब मैं ये जो लिखा हुआ सवाल है इसका जवाब दे लूं देन मैं आपकी तरफ आता हूँ। अच्छा अगर किसी के पास ऐसा ना हो तो उसको भी फाइलर होना चाहिए, डिपेंड करता है कि उसको जरूरत क्यों है। जैसे कि किसी को बैंक से पैसे निकलवाने हैं इसलिए फाइलर होना पड़ता है, किसी ने जमीन की सेल कर परचेज करनी है उसको फाइलर होना पड़ता है, टैक्स की बचत करनी होती है। तो ये रीजंस होते हैं बेसिकली फाइलर होने के। अदरवाइज फाइलर होना कोई बहुत फायदेमंद चीज भी नहीं है और कोई बहुत नुकसानदेह चीज भी नहीं है। डिपेंड करता है जो भी सिचुएशन हो, अगर आपको जरूरत है फाइलर होने की तो जरूर हो जाए। अच्छा जी, कंपनीज का जुलाई जुलाई नहीं कहना चाहिए आपको यहाँ पे। ईयर एंड जो होता है वो 30 जून होता है सबका, इंडिविजुअल्स का भी और कंपनीज का भी। हाँ, जो रिटर्न फाइल करने की डेट है ना वो इंडिविजुअल्स की होती है 30 सितंबर तक और कंपनीज की होती है 31 दिसंबर तक। इंडिविजुअल्स को 6 महीने 3 महीने दिए जाते हैं रिटर्न फाइल करने के लिए, और कंपनीज को 6 महीने दिए जाते हैं रिटर्न फाइल करने के लिए। अच्छा, मतलब कंपनी एम्प्लॉयज को सैलरी इन हैंड देती है और इसके नाम पर कोई प्रॉपर्टी और एसेट्स भी नहीं है, लेकिन 10 लाख से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, 10 लाख लिखा है आपने, लेकिन 1 लाख से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रहा है। अच्छा जी,
तो देखे ना, अब यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि कंपनी जो है वो किसी एम्प्लॉय को सैलरी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ बैंक नहीं दे रही, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई एसेट्स नहीं है, तो ऐसी कंपनी को लाजमी है एफआईआर में रजिस्टर होना? नहीं, लाजमी नहीं है। अगर आपको अभी तक जरूरत नहीं पड़ी तो आप ना हो रजिस्टर, कोई ऐसा मसला नहीं है। जी जावेद साहब, आपका सवाल है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल ये है कि अगर कोई बंदा पहले ही फाइलर रजिस्टर्ड हो तो उसको उसका पासवर्ड नहीं पता, तो वो सर उसको पासवर्ड कैसे हासिल करेगा? या नए तरीके से फिर अपनी जो फाइल है कंप्लीट कर लेंगे, जैसे कि एक नया बंदा अपना अकाउंट बनाता है इस तरीके से कर ले, या उसको पासवर्ड वो पुराना मिलना लाजमी है? जी। वालेकुम सलाम। जी जब वैसे मैं बताता हूँ, इसमें ये होता है, इसमें दो स्टेप्स होते हैं। पहला ये होता है कि आपने जब अपनी रजिस्ट्रेशन की है ना, जैसे आज मैंने देखा तो मैंने एक ईमेल नंबर यूज किया है, ईमेल यूज किया, एक फोन नंबर यूज किया है। तो अगर तो ये दोनों चीजें मेरे पास मौजूद हैं तो मैं अपना पासवर्ड किसी भी टाइम फॉरगेट पासवर्ड करके रिकवर कर सकता हूँ। जैसे हम फेसबुक अकाउंट अगर हमारा पासवर्ड भूल गया तो वो रिकवर कर लेते हैं, जीमेल का भूल जाता है तो रिकवर कर लेते हैं। लेकिन अगर मेरे पास अब वो ईमेल और फोन नंबर भी नहीं है तो उसके बाद कैसे होगा? उसके बाद ये होता है कि हमें एफबीआर के दफ्तर जाना पड़ता है और वहां पर जाके हम ये एप्लीकेशन देते हैं। ये नहीं कहते कि पासवर्ड भूल गए, हम ये एप्लीकेशन देते हैं कि जी हमने अपना फोन नंबर और ईमेल जो हमने आज से कई साल पहले अपने पोर्टल के अंदर लगाया था, हम उसको तब्दील करना चाहते हैं और वो फोन नंबर और ईमेल लगाना चाह रहे हैं जो कि आज हमारे मोबाइल के अंदर मौजूद है, ताकि हमें कंफर्मेशन कोड्स मौसूल हो सके और हम अपना पासवर्ड रीसेट कर सकें। ये उसका तरीकाकार होता है। और हाँ, ये नहीं होगा कभी भी कि आप कोई नए तरीके से फाइल बना लें, नहीं, वही पुरानी चलेगी। नहीं सर, मसला ये है कि अगर जो हमारा हमसे तो दफ्तर काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो हम लोग ये यहाँ से किसी से भी अकाउंट अपना वो बनवाते हैं, तो वो तो इजीली बना देते हैं कि आपको फाइलर रजिस्टर्ड कर देते हैं। मैंने पिछली दफ़ा किसी और से रजिस्टर्ड हुआ था फाइलर, तो अब मैं किसी और से हुआ हूँ, तो उसने तो पासवर्ड ऐसा कोई मुझसे मांगा ही नहीं। नहीं जावेद साहब, ऐसा नहीं है, रजिस्ट्रेशन बार बार नहीं होती। रजिस्ट्रेशन एक बार ही होती है आपकी, जो बार बार आप करते हैं, पिछले साल आपने किया या इस साल किया है तो वो आपकी फाइलर हुए हैं। सॉरी, आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं। इस साल भी आपने रिटर्न फाइल की है, पिछले साल भी आपने रिटर्न फाइल। जी अलमास साहब, आपका क्वेश्चन है। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैं लास्ट टाइम आपके ऑफिस भी आया था पिछले सैटरडे, लेकिन ऑफिस शायद हड़ताल की वजह से बंद था। अच्छा। मैं जी जी, मैं एक अकाउंटेंट हूँ, पिछले 7 साल से अकाउंट्स की जॉब कर रहा हूँ, जैसे पेबल रिसीवेबल देख रहा हूँ साथ में, मतलब जो रूटीन का एक अकाउंट्स का काम होता है, लेकिन प्रोफेशनली एक कह लें कि बैलेंस शीट और वो बैकएंड की चीज़ों पे, वो फाइनेंस की वाली चीज़ों पे नहीं जाने दे रहे। लेकिन मैं ऐसे अपने कैरियर में ग्रोथ चाह रहा था, तो उसमें मैंने ये टैक्स की तरफ आया था थोड़ा। लेकिन मैं अपने फादर का जो था ना, एक सीए फर्म थी, उसमें एक दोस्त है, उससे बनवाया था अकाउंट, लेकिन पिछले साल मैंने खुद ही किया वो फिल, मतलब उसे देख के पिछले वाली को उसी की तरह का मैंने उन्हें सेम उसी तरह से, थोड़े एक्सपेंस जैसे थे जो किए, उसी तरह से बना के कर दिया फिल। तो अब बिल्कुल मैं ठीक है। खुद अपना बता रहा था कि मैं जिस फर्म में हूँ उसमें ये था कि वो सैलरी कैश इन हैंड दे रहे थे, तो मैं खुद कोई 1.5-2 लाख तकरीबन कह लेंगे, इससे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रहा हूँ। मेरे अपने नाम पे अकाउंट है लेकिन सैलरी कैश इन हैंड है। लेकिन मैं उससे टैक्स जो कटता है उससे बचने के लिए रजिस्टर्ड होना चाह रहा था, तो क्या मुझे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए था? नहीं, अगर आप जो सैलरी आपको मिलती है ना, अगर वो आपको जी कैश इन हैंड मिल रही है
तो फिर सवाल यहाँ पे पहला ये होता है कि वो क्यों टैक्स काटेगा? जो बंदा आपको दे ही कैश इन हैंड रहा है तो वो सर टैक्स तो वो कुछ नहीं काट रहे। मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ। मैं उसमें तकरीबन 1.5-2 लाख इन्वेस्ट कर चुका हूँ, लेकिन डिविडेंड की मद में मुझे जो पैसे मिलते हैं उसमें से मेरे मतलब कह लें कि टैक्स कटता है। तकरीबन वो कह लें 30% कटता है। वैसे वो फाइलर हो जाऊंगा तो 15% है। बिल्कुल बिल्कुल वो आप कर सकते हैं, वो आपका बच सकता है। करना चाहिए उससे बचने के लिए। और क्या अगर तो मैं मतलब सोर्स ऑफ इनकम क्या डालूंगा? अगर मैं खुद होना चाहता हूँ ना, तो मैंने पास प्रॉपर्टी है कोई नाम पे, ना कोई मैंने आप बाइक तक वो घर वाला नहीं के नहीं, नाम बाइक। सबसे सबसे बड़ी जो आपकी सोर्स ऑफ इनकम है वो तो यही है ना। इसे ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है, आपकी डिविडेंड इनकम अंडर सेक्शन 39। तो आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में आपके पास जितने भी शेयर्स आज की डेट में मौजूद होंगे, लाख के हैं, 1.5 लाख के हैं, वो आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में ऐड कर देंगे शेयर्स में। ठीक है, जहाँ पे बैंक लिखा होता है ना, बैंक इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स वगैरह, वहां पे जाके आप अपना जो भी आपका उसका नंबर होगा ना, जिसके साथ भी आपका ब्रोकर का के साथ आपका अकाउंट खुला हुआ होगा, वो वाला नंबर या फिर आपका सीडीसी का नंबर लिख दीजिएगा। और उसके सामने आपने अपने शेयर्स की वैल्यू लिख देनी है, जितने पैसों के आपके पास शेयर्स मौजूद है। फिर उसके बाद आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आके अपना डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया करना है। सर बात यह है कि इसमें से इतनी इनकम नहीं है कि डिविडेंड में से मतलब क्या लेंगे। मैं 3 मंथ बाद या 4 में जब भी डिक्लेयर करते हैं उसमें से 5,000 10,000 मैक्सिमम तक वो टैक्स का कटने के बाद तो मुझे 5-7 हज़ार ही बनता है। वैसे तो वो ज्यादा मिलता है, लेकिन 30% टैक्स कटने के बाद वो 5-7 हज़ार बचता। 3 महीने का क्या ले डिविडेंड है तो हाँ जी, मैं समझ वो गया हूँ आपकी बात। तो वो सर इससे मतलब प्रॉपर एक इनकम कैसे बनेगी? क्योंकि सैलरी जो है वो तो मुझे कैश इन हैंड दे रहे हैं। उसे मैं इसमें डाल सकता हूँ अपने, अगर मैं बनाता हूँ अपना टैक्स फाइलर को बनता हूँ। बिल्कुल आप डाल सकते हैं। आपने सैलरी भी लिखा करनी है। अभी आपके सामने मैंने रिटर्न बनाई है ना, तो ये और वो बंदा जो है वो उसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मुझे दी, बस इतना बताया कि जी मेरे कारोबार से कोई इतने को पैसे रखिएगा कि जिनके ऊपर टैक्स ना पड़े। तो मैंने 4,10,000 30,000 ऐड कर दिए। तो आप अपनी तो सर सैलरी में भी 6 लाख से नीचे नीचे कोई भी इनकम ऐड कर दीजिएगा। सर वो सोर्स मांगते हैं कि कहाँ से आ रही है आपको इनकम इस चीज की। कौन सोर्स तो मांगते हैं? कौन मांगते हैं सोर्स? मतलब टैक्स वाले या पीआर से आता है कि आपका एम्प्लॉयर कौन है। एम्प्लॉयर लिखना उधर जरूरी है तो नहीं नहीं एम्प्लॉयर नहीं का। नहीं 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 नहीं, कोई एम्प्लॉयर वगैरह लिखना जरूरी नहीं होता। वो वैसे आपकी चॉइस होती है, एम्प्लॉयर लिखना ना लिखना कोई समस्या नहीं होता। मैं कल की क्लास में आपको जो है ना आपके हिसाब से सारी रिटर्न समझा दूंगा, बेफिक्र। चल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ओके जी। अकबर अली साहब, आपका क्वेश्चन है? अच्छा जी, भाई पूछ रहे हैं इस कोर्स में रिटर्न फाइल करना सीखें। मेरे भाई, आपने सारा कुछ सीखना है। आपकी जो पीडीएफ फाइल है ना, उसके अंदर ये चीज मेंशन है कि आपने रिटर्न फाइल करना, नोटिस का रिप्लाई, ऑनलाइन अपील फाइल करना, ये एक एक चीज आपको सिखाई जाएगी। ठीक है, हर चीज आपके कोर्स का हिस्सा है। अगर किसी के 4 से 5 बैंक अकाउंट्स हैं लेकिन वो पोर्टल में सिर्फ एक अकाउंट शो करवाए, तो उसका एफबीआर में कोई इशू तो जी हो सकता है। एफबीआर में इशू जितने अकाउंट्स हैं फिर वो आपको सारे ही करवाने चाहिए इशू, क्योंकि एफबीआर के तो आप रूल की तो वायलेशन कर रहे हैं ना, कानून की वायलेशन कर रहे हैं। एफबीआर आपको किसी भी टाइम नोटिस भेज सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं अकबर अली पेशावर से बात कर रहा हूँ जी ठीक है, माशाल्लाह। और मैं मिलिट्री अकाउंट में सीनियर एडिटर हूँ और काफ़ी टाइम से मैं थोड़ा टैक्सेशन इसका थोड़ा काम कर रहा हूँ सर। लेकिन मैं जी जी एक बंदा अभी सर उसका इनकम अभी स्टार्ट हुआ है। फॉर एग्जांपल 2015 में उसके पेमेंट हुआ है, ठीक है सर। जी जी मतलब उसका इनकम आना शुरू हो गया, उसका सैलरी आना शुरू हो गया, ठीक है सर। जी जी लेकिन वो अभी फाइलर बनना चाहता है 2024 में, 34 में, ठीक है। ठीक है सर। तो अभी हम उसके लिए वेल्थ स्टेटमेंट किस तरह बना सकते हैं सर? उसको उस देख के ये वेल्थ स्टेटमेंट हम किस तरीके से बना सकते हैं सर? मतलब फॉर एग्जांपल वेल्थ हम स्टेटमेंट इसके में जब पहली बार वो अभी फाइलर बनना चाहता है तो इसकी नॉन कैश आइटम, कैश, फलान, ये इसमें मैं कुछ रिटर्न देख चुका हूँ, इसमें कुछ समझ नहीं आया। तो ये वेल्थ स्टेटमेंट के बारे में जरा मुझे बता दें सर। मैं आपको इतना बताता हूँ, जब आप उसको 2024 के लिहाज से फाइनल करेंगे ना, ठीक है, मैं एक दफा म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा शोर आ रहा है। तो
अच्छा, जब आप उसको 2024 के लिहाज से फाइलर करेंगे ना, तो आपने अपने क्लाइंट से ये बात पूछनी है कि मेरे भाई 2024 के अंदर आपके घर में क्या क्या चीजें पड़ी थी। आपके पास बाइक था, गाड़ी थी, आपके पास जमीन जायदाद थी, कोई आपके नाम पे कोई एसेट्स थे, कोई आपके नाम पे शेयर्स थे, कोई आपके पास घर में जो हाउस होल्ड आइटम्स है वो कितनी थी, कोई सोना चांदी था, जानवर थे। ये सारी चीजें आपने वन बाय वन उससे डिटेल लेनी है 2024 के लिहाज से, ठीक है। जब आपको 2024 के लिहाज से डिटेल दे देगा ना, फिर आपने आना है वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर और उन चीजों के आगे ये चीजें लिखना शुरू कर देनी है 2024 के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये बनेगा। आपने ये नहीं याद रखना कि उसको सैलरी आज मिलना शुरू हुई है, वो पैसे तो आज कमाना शुरू किया, 2024 में उसके पास कुछ भी नहीं था। हो सकता है उसके पास कुछ भी ना हो। जो इन्फॉर्मेशन आपको आपका क्लाइंट दे आपने वही दर्ज करनी है। अगर 2024 में उसकी कोई इनकम नहीं है तो आप इनकम 00 डाल दें, ठीक है। इसमें कोई आपको मसला नहीं है, कोई नोटिस नहीं आएगा। इनकम 00 डाल दें। जो उसकी वेल्थ आपने शो करनी है ना, मिसाल के तौर पे मैं फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट हूँ, मेरे पास तो कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लेकिन हो सकता है मेरे नाम पे कोई जायदाद भी हो सकता है मेरे पास एक आधा बाइक भी हो, लैपटॉप और मोबाइल तो होगा ही होगा, हो सकता है मेरे पास कोई थोड़े बहुत पैसे भी सेव हो। तो ये सारा कुछ इनकम के जरिए आना तो जरूरी नहीं है ना। डेफिनेटली अगर मैं आज एक 24-25 साल का बच्चा हूँ या स्टूडेंट हूँ, तो मेरे पिछले इतने साल जो गुजरे हैं, हो सकता है मेरे वालदान ने मुझे कोई पैसे देते रहे हो, पॉकेट मनी देते रहे हो सकता है मेरे वालदान ने मुझे कोई चीज लेके दे दी हो। अब आज के दिन जब मैं फाइलर होने लगा हूं, तो फिर वो सारी चीजें अब मेरी मलकियत में है। अब वो बाइक मेरा बाइक कहलाएगा, अब वो पैसे मेरे पैसे कहलाएंगे, वो सोना चांदी मेरा ही सोना चांदी कहलाएगा। अब वहां पे ये बताने की जरूरत नहीं होगी हमें कि ये दिया किसने था। हाँ, आज से ऑनवर्ड जब मेरे पास कोई चीज आएगी तो फिर मैं उसके बारे में बताऊंगा एफबीआर को कि ये चीज कहाँ से आई है। तो जो आप सब लोगों के माइंड में क्वेश्चन है ना, मैं उसी को क्लियर कर रहा हूँ कि फाइलर होने से पहले तक जो कुछ भी है उसको अपनी वेल्थ में डाल दें, उसका सोर्स बताना जरूरी नहीं है। लेकिन फाइलर होने के बाद आपके पास जो चीज भी आएगी उसका सोर्स बताना जरूरी है। ये चीज होती है जिसमें। अच्छा जी, आप लोगों के साथ मैं अब माजरत करूंगा क्योंकि इसके बाद मेरी अब एक और क्लास है, ठीक है, और वो करीब 9 मिनट ऊपर चले गए। कल से जो है हमारी क्लास का प्रॉपर टाइम होगा, लेकिन आज मैं माजरत करूंगा। आप लोगों के जितने भी सवाल आते हैं जरूर अपने ग्रुप में जाके पूछें, ठीक है। मेरे व्हाट्सएप नंबर ले लें कोऑर्डिनेटर से, वहां पे पूछें, मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा। आज की क्लास के बाद ग्रुप में जाके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। कल इंशाल्लाह 8 बजे दोबारा मिलते हैं, 8 बजे हमारी क्लास होगी, ठीक है। और आपके जो भी सवाल जवाब होंगे वो भी मैं लूंगा और प्रॉपर हम अपना पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के कीमती वक्त का। अब इजाजत दे, अल्लाह हाफिज।